अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। रोज की तरह नवीद ताज मौरी आज आपके साथ लॉकडाउन लाइव। थोड़ा सा हमें टेक्निकल इशू आ रहा है, इसकी वजह से अभी तक ताहिर साहब अपना कनेक्ट हमसे सही तरह से नहीं हो पाए हैं। जैसे ही कनेक्ट होते हैं तो मतलब हम आपको उनके साथ अभी बस वो आने वाले, थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए। आज जो हमारे मेहमान हैं ताहिर चौधरी, ये बुनियादी तौर पर एक वकील हैं। इनका ताल्लुक हफ्साबाद से है, लेकिन ये लाहौर के अंदर गुज़िश्ता 19-20 साल से ये लाहौर के अंदर है और यहीं पे अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और दूसरे मामला जो तेज जिंदगी को देख रहे हैं। थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा सिर्फ। जैसे ही हमारे साथ कनेक्ट होते हैं तो हम इनको मतलब लाइव ले आते हैं। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम इंटरनेट की वजह से और कुछ और दूसरी चीज़ों की वजह से टेक्निकल इशू आ रहा था हमारे साथ कनेक्ट होने में उनका। तो माजरत है इसके लिए, थोड़े से डिले के लिए माजरत है। अभी वो हम उनका इंतजार करें, जैसे ही आते हैं हम अपनी बाज़ाब्ता गुफ्तगू उनके साथ स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ी देर आप लोग कहीं मत जाइएगा, वेट कीजिए, हम इंशाल्लाह ताला उनके साथ। और आप मीनवाइल कोई भी क्वेश्चन हो, आज हम बहुत सारी बात करेंगे उनसे, वकालत के मुतल्लिक, वकीलों के मुतल्लिक, अदालत के मुतल्लिक, अदालती निज़ाम, इस मुल्क के इंसाफ का जो सिस्टम है उसके ऊपर बात करेंगे। हम उनसे पूछेंगे बहुत सारे सवालात जो कॉमनली लोगों के जहन में आते हैं इस प्रोफेशन से रिलेटेड, उसके ऊपर हम बात। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब, आप हमारे साथ लाइन पे हैं? जी जी, ताहिर साहब आप सुन सकते हैं आप? जी आ रही है, आवाज़ आ रही है मुझे। ठीक है ताहिर साहब, हम इस वक्त लाइव हैं। वेलकम टू लॉकडाउन लाइव। बहुत शुक्रिया। सर ये आज हमारा 18th एपिसोड है। व्यूअर्स, ख़वातीन हज़रात, जो लोग आप लोग देख रहे हैं सबके साथ। और ताहिर चौधरी साहब बड़े मशहूर मारूफ वकील हैं और सोशल मीडिया स्फेयर पर इनकी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, लोगों के साथ काफ़ी इंगेजमेंट रहती है। और ये अपनी मुख्तलिफ तरह की तहरीर, अपनी एडवाइसेस, अपने जो ये मशवरे लोगों को देते हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, उसकी वजह से ये जाने जाते हैं। ताहिर साहब का जो बुनियादी ताल्लुक है वो हफ्साबाद से है, लेकिन 19-20 साल से गुज़िश्ता ये लाहौर के अंदर मुकीम है और यहीं अपने जो मामलात ज़िंदगी और अपनी जो प्रैक्टिस है उसको जारी रखे हुए हैं। एडवोकेट हाई कोर्ट हैं ये ताहिर साहब की, लेकिन उसके अलावा समाज के ऊपर भी बड़ी गहरी नज़र है। ताहिर साहब बहुत सारे इश्यूज पर वक्तन फ़वक्तन सोशल मीडिया पर लिखते रहते हैं। इसके अलावा इनकी जो अपनी ज़िंदगी के मिशन है, उसमें लोगों को लीगल अवेयरनेस देना, उनको अपने राइट्स के ऊपर आगे ही देना। आए ताहिर साहब से, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया कि हम ताहिर साहब से बहुत सी चीज़ों पे बात करेंगे इनकी ज़ात के हवाले से। और उसके बाद अपना जो पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है, इंसाफ का निज़ाम है, आइन के ऊपर बात करेंगे हम। लॉ के ऊपर बात करेंगे, लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बात करेंगे। हम इनसे ये पूछेंगे कि ये वकला के ऊपर बहुत सारे एतराज़ात और सवाल और समाजी और दूसरे रवैये हैं, और कुछ वकला के भी ऐसे रवैये हैं यहाँ पर मतलब आप देखते हैं कि 2-2 3-3 नस्लों तक केसेस जा रहे होते हैं। उसके अलावा ताहिर साहब की जो एक साइड है, जो एक बड़ी ह्यूमन साइड है, ह्यूमनिस्ट जिसे हम कहते हैं कि प्रो बोनो बहुत काम करते हैं। प्रो बोनो कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में फ्री ऑफ कास्ट लोगों के, जिन जो लोग फीसिस अफोर्ड करने की वजह से इंसाफ की फराहमी को या ये अदालत तक रसाई नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग ऐसे हैं अपनी माशी मजबूरियों की वजह से। तो ताहिर साहब ऐसे जेन्युइन केसेस को बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट एंटरटेन करते हैं। इसके अलावा भी आप लोगों ने देखा होगा, एक मखसूस अंदाज में ये पोस्ट बनाते हैं मुख्तलिफ छोटे छोटे समाजी इशूज के ऊपर और अदालती फैसलों की नज़ीरें जो है वो, और बाकी दूसरी मिसालों से और कानून की किताबों से ये हमारी रहनुमाई करते रहते हैं। तो ताहिर साहब, मैं वंस अगेन आपको वेलकम करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ, फिर कोई शायद टेक्निकल इशू आ गया है। मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ हम बात। आपने मौका दिया और यकीनन उम्मीद है कि अच्छी गपशप होगी। सर बिल्कुल, और खुली गपशप होगी, बिल्कुल किसी लगी लपटी के बगैर। सर हमारा एक फॉर्मेट होता है, हम साथ साथ लोगों के कमेंट्स भी लेते हैं और साथ साथ अपना अपने सवाल भी करते हैं। आवाज़ आ पहला रही सवाल मैं रख देता हूँ। आवाज नहीं आ रही आपको? आवाज़ आ नहीं रही है। कॉल आ रही थी, मैंने आवाज रिसीव ब्रेक की। हो रही? इधर से तो नहीं बंद होगी आवाज़। नहीं, आवाज आपकी आवाज आ रही है। अब थोड़ा सा लाउड बात कीजिए तो आ जाएगी। आप बात कीजिए। सर आप गुफ्तगू कीजिए, आपकी आवाज आ जाएगी। अच्छा, ठीक है, ठीक, टेक योर टाइम। हेलो। जी अब बिल्कुल ठीक है।
हाँ ताहिर भाई, आपकी आवाज़ आ रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप बात कीजिए। हाँ, माज़रत है, सब लोगों को, देखने वालों के साथ थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है, तो मेरा ख्याल है कि अभी ये सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। आवाज़ आवाज़ नहीं आ रही मुझे। आवाज़ आवाज़ आ रही है। इसको मेरे ख्याल तार आवाज़ आ रही है। आपकी आवाज़ आ रही है। आ रही है मुझे, मतलब मेरे तक आ रही है आपकी आवाज़। हाँ जी, अब किसी जगह से म्यूट तो नहीं हुआ है। हाँ ताहिर भाई, मुझ तक आपकी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर आ रही है। हाँ माज़रत है, थोड़ा थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए। हाँ जी, अब आ रही है आवाज़? जी आ रही है, अब आ रही है आवाज़। ठीक है, आप जरा बस थोड़ा सा अगर करीब हो सकते हैं तो इस कैमरे के करीब हो जाइए, ये मोबाइल के, तो इसको अपने, बाकी अपना ठीक है। ठीक, अब ओके जी। हाँ जी, अब ओके, अब ठीक है, बिल्कुल फ्रेम अब ठीक है। चलो, आज मेरा ख्याल है हमारा वक्त इसी तरह निकल जाएगा ये कोई नहीं, नहीं सेटिंग कोई से। इशू नहीं, कोई इशू नहीं, लोग लोग बैठे हैं, अभी तो मतलब स्टार्ट हुआ, और हमें अभी अभी हमारे दोस्तों के जो कमेंट्स भी आने शुरू हो गए हैं। तो दोस्त है हमारे सईद अली मीर, कह रहे हैं ताहिर भाई आपसे बात नहीं करना चाहते। मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं है। अगर नहीं करना चाहते तो मैं बस ये इनको बिल्कुल तंग नहीं कर। मेरा भी ये चूँकि पहला तजुर्बा था, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कोई कैसे इशू नहीं, करना कोई है। इशू नहीं, हम सबके नए नए तजर्बे हैं, खैर है, हमारा कौन सा मतलब इसमें कोई लोग बैठे हैं और सब इंतजार कर रहे हैं आपकी बात का। तो बात शुरू करें सर, बात का। जी, जी, ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, मैं आपसे पहला सवाल रख देता हूँ, फिर लोगों के हम सवालात लेते हैं और फिर उनके साथ जैसे चीजों को चलेंगे। मुझे सर ये बताइएगा कि आप ये जो वकालत का पेशा है पाकिस्तान के अंदर, जो सूरत हाल है, जिस तरह से मतलब अपना वकील की, अदालती निज़ाम की, इंसाफ की, ये सब चीज़ों के साथ लेके, आप समझते हैं कि पाकिस्तान के जो वकला हैं वो अपनी फ़राइज़ और ज़िम्मेदारी बिल्कुल ईमानदारी से बिल्कुल ठीक अदा कर रहे हैं? अ, इस सवाल का मैं अगर बिल्कुल सीधा-सीधा हाँ या ना में जवाब दूँगा तो ज़ाहिर है ये बहुत मुश्किल है। सर खुल के बहुत हद कमेंट तक ये कीजिए। बहुत बहुत हद तक ये ठीक है ये बात आपकी, कि उस तरह ज़िम्मेदारियाँ नहीं, इस तरह होना चाहिए था। लॉ को दुनिया भर में जो है वो एक नोबल प्रोफ़ेशन, दुनिया के जो बेहतरीन प्रोफ़ेशंस हैं उनमें से एक प्रोफ़ेशन है ये। और अगर इसके ऊपर सही तरह काम किया जाए, इसको सही लेकर चला जाए, तो मेरा ख़्याल है कि ये आज भी बेहतरीन एक प्रोफ़ेशन है। आप अपनी रोज़ी-रोटी तो कमा ही सकते हैं, लोगों की बहुत ज़्यादा आप ख़िदमत कर सकते हैं इस प्रोफ़ेशन में रहते हुए। तो आपकी बात के वकला ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, मेरा नहीं ख़्याल कि सही तरीके से काम हो रहा है। बहुत सारे वकील ऐसे भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनका अच्छा नाम है, बहुत काबिल एतमाद हैं वो। लेकिन एक अजीब-सी, जिस तरह मुआशरे के जो दूसरे शोबाजात हैं, जो प्रोफ़ेशंस हैं, जिस तरह उनमें एक भेड़-चाल एक शुरू हो गई, बिल्कुल इस प्रोफ़ेशन में भी बिल्कुल ऐसा है। और यकीनन हम इसके ऊपर बात करते हैं, जुडिशरी में जो लोग बैठे हुए हैं, वकला में जो लीडरशिप है वो भी इसके ऊपर बात करती है कि रिफ़ॉर्म्स आनी चाहिए। और
उसके ऊपर काम भी हो रहा है। आप देखें पहले लॉ जो है वो डिग्री 3 साल की हुआ करती थी, अब उसको पिछले साल से ग़ालिबन उसको 5 साल का किया गया और एक प्रॉपर एक टेस्ट रखा गया कि उस टेस्ट को जो क्वालिफ़ाई करेगा उसका लॉ में एडमिशन होगा। और उसके बाद भी जब आप लॉ की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद भी आपको फिर एक टेस्ट से गुज़रना पड़ता है। ये क्राइटेरिया भी टफ़ किया गया, ये क्राइटेरिया इसीलिए टफ़ किया गया एंट्रेंस का भी, जो एंट्री टेस्ट वगैरह हुआ और बाद में जब लाइसेंस के लिए इसलिए टफ़ किया गया कि एक वो एक प्रोसेस से गुज़र जाएँ। जो लोग वाक़ई में जो क्वालिफ़ाइड हैं, जो कॉम्पिटेंट हैं, जो इस प्रोफ़ेशन में जिन वाक़ई में डिज़र्व करते हैं, उनको आना चाहिए। और जो लोग नहीं अभी उनका वो लेवल नहीं है, उनको अभी मज़ीद थोड़ा वेट करना चाहिए और उनको अपने आप को इस काबिल बनाना चाहिए। सर ये सारे जो ये जुडिशरी का जो निज़ाम है पूरे का पूरा, इसमें आप डिले का ज़िम्मेदार किसको समझते हैं? अदालतों को समझते हैं? ये जो हमारी दफ़ात है, कानून की किताबें हैं, इनको समझते हैं? वकला को समझते हैं? ये मेनली मतलब कौन कौन मेजर पार्ट है इसका? वेरी सॉरी, आज थोड़ा सा ना मतलब आज हम चाह रहे थे कि बात हो उनसे बड़ी खुली, लेकिन थोड़ा सा तार साहब की साइड पे थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। हम काफी देर से रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। आप लोग रही, आई होप ही विल कम बैक सून। और हाँ, आपके जितने भी सवालात हों आप कमेंट्स में छोड़ें यहाँ पे। मेरी कोशिश होगी कि तमाम सवालात को जो है ना वो पूछा जाए, उनके साथ डिस्कस किया जाए। सॉरी आपकी आवाज़ फिर जो है वो नहीं आप सही नहीं आई। हाँ जी, आपकी तस्वीर चली गई, आपकी आवाज तो अब आ रही है। हेलो आप तार भाई एक काम करें, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। आप ना अब्दुर्रहमान, किसी और ब्राउजर में से खोल लें। आपने क्रोम में खोला, किसी और में अब्दुर्रहमान चेक। मैंने दूसरा मोबाइल भी चेक किया है, शायद खुद ही कुछ म्यूट हो जाता है शायद, या रुक जाती है, या वीडियो रुक जाती है। सर आप किसी दूसरे ब्राउजर में खोलें। फोन में दो ब्राउजर होते हैं ना, क्रोम के अलावा जो दूसरा ब्राउजर है उसमें खोल ये अच्छा मुझे ट्राई करने दें, मैं उस पर कोशिश करता हूँ। वही वाला आपने जो लिंक दिया था उसको मैंने जी जी सेव वही कर लिंक लिया हो, है। जी वो उसी लिंक हो, उसी लिंक हो। स्ट्रीम यार्ड का लिंक है उसे आप। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। वेटिंग लिस्ट वेलकम, हाफिज उबैद कह रहे हैं वेट वेट वेटिंग, शान कटारिया कह रहे हैं वेट, आरजे कह रहे हैं सलामत रहो। शुक्रिया सबका। शुएब बलोच साहब ने कोई कमेंट किया है, वो हमारे पास डिस्प्ले नहीं हुआ, दोबारा कर दें। दसर अहमद कह रहे हैं जियो शहजादा, मलिक जफर ने ताहिर साहब को, बाकी ताहिर साहब के जो पैगामात हैं उनके लिए वो मैं उनके सामने पढ़ के आपको सुना दूंगा। और उसके बाद इस्लाम ब्रदर्स, थैंक यू, वालेकुम सलाम। तैमूर कह रहे हैं तारिक भाई को सलाम, गुड विद शो वरी साहब। सर थैंक यू, आज गुड लक की हमें ज्यादा जरूरत है। जी तारिक भाई, अब आवाज आ रही? अब ठीक है? जी अब ठीक है, मैं आवाज़ आ रही है। ठीक है, बस आप लाउड बोलिए, खुल के बोलिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि लोग, क्योंकि वो अच्छी खासी तादाद लोगों की है अभी, तो वो कह रहे हैं कि आवाज बेहतर करा लें, दूसरी विंडो क्लोज करा लें। सर हैंड फ्री के साथ आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही थी मुझे, आई डोंट नो कि मेरी आपको क्यों नहीं आ रही। अगर आप दोबारा ट्राई करते हैं, बहुत अच्छी आवाज आपकी आ रही थी। मैं दोबारा लगाता हूँ। बस यहीं लगाएं इसको। और जी अब आ रही है आवाज़? जी बिल्कुल ठीक है। आपको मेरी आ रही है आवाज? बिल्कुल ठीक है मगर। जी आ रही है। ओके जी ओके। आ रही है। ठीक है। अच्छा, मेरा मेरा ये सवाल था कि जो चलिए आपने वेरी गुड। हमने ये जो हमने डिले की बात की, जी जी। ये जो जुडिशरी के सिस्टम में हमने डिले की बात की, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये डिले का मेजर जो रीजन है वो किसकी तरफ से है? ये निज़ाम जो है इसमें अदालतें जिम्मेदार है, इसमें वकला जिम्मेदार है, या जो हमारा कानून है जिस तरह से उसकी तश्कील है, जो हमारी दफात हैं, जो हमारे पीनल कोड की किताबें हैं, या दूसरी जो लॉ के अंदर जो अमेंडमेंट्स हैं, चीजें, ये क्या उसका कसूर है? ये इतना डिले क्यों है इन जनरल?
अच्छा, इसमें हमारे पास जो कानून है वो तो बहुत बेहतरीन है। मतलब हर स्पेसिफिक लॉ का एक वो लिमिटेशन मुकर्रर कर दी गई, एक टाइम पीरियड मुकर्रर कर दिया गया। मिसाल के तौर पर अगर कोई फैमिली मैटर है, कोई आइली मसला है, तो उसमें कहा जाता है, बाकायदा कानून में लिख दिया गया कि 6 महीने के अंदर फैमिली कोर्ट ने इस केस को डिसाइड करना है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। क्रिमिनल साइड के जो केसेस हैं वो फिर भी कंपैरेटिवली थोड़ा जल्दी उनके ऊपर फैसले हो जाते हैं। लेकिन सिविल साइड पे जो केसेस हैं, फैमिली साइड पे जो जो केसेस हैं जिस पे इतनी लंबी चौड़ी कोई एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती, वो भी बहुत लिंगर ऑन हो जाते हैं। उसमें यकीनन हमारा कसूर है। सबसे पहले तो मैं अपना, चूँकि मैं वकील हूँ, मैं अपना कसूर उसमें जानता हूँ कि हम लोग ही कुछ ऐसे टैक्टिक्स करते हैं कि समटाइम्स ये हमारे क्लाइंट की तरफ से होता है, जी हमने इस केस को लटकाना है, और दूसरी पार्टी जो है उसको आप किसी तरीके से आप हीलों बहानों से इस केस को लंबा करें ताकि वो तंग आके वो इससे वैसे ही पीछे हट जाए। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक बड़ा किरदार जो है वो डेफ़िनेटली जुडिशरी का भी है। अगर जुडिशल अफ़सरान जो हैं वो मामला सख्त रखें, तारीखें ना दें, उसको एडजर्नमेंट ना करें, पोस्टपोन ना करें मामलात को, और ये बना दिया जाए कि आपका ये केस इस तारीख को शुरू हुआ है, तो इस तारीख तक आपका ये ख़त्म होगा, और फिर पूरी फ़ाइल देखी जाए कि किन साहब की तरफ से, किस पार्टी के वकील साहब की तरफ से ये तारीखें ली गईं और इसको एडजर्न करवाया गया। तो वो जब फ़ैसला किया जाए तो फिर ये भी ज़हन में रखा जाए कि दूसरी पार्टी जो है वो सफ़र हुई है और उसकी फ़ेवर में कुछ चीज़ें आनी चाहिए। तो ये दोनों साइडों का कसूर है। इसमें हमारे जो पिछले चीफ़ जस्टिस साहब हैं, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, उन्होंने मॉडल कोर्ट्स शुरू की, और उन मॉडल कोर्ट्स में कहा गया कि जो मर्डर ट्रायल हैं या नारकोटिक्स के जो ट्रायल हैं वो उनमें हों, और एक टाइम मुकर्रर कर दिया गया कि इतने दिनों में होंगे वो। अब हर चीज़ की आप देखें कि 2 इंतहाएँ होती है, एक बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए और इतना स्पीडी भी नहीं होना चाहिए कि वो इंसाफ़ के जो तकाज़े हैं उनको पूरा ना किया जा जा सके। तो मॉडल कोर्ट्स जो हैं वो एक अच्छा फ़ैसला था। उसमें बहुत सारे केसेस जो हैं दिनों में उनके फ़ैसले भी हुए, लेकिन वकला के कुछ उनके ऊपर भी वहाँ पर कुछ थोड़े तहफ़्फ़ुज़ात कि इतनी जल्दी एविडेंस जो रिकॉर्ड वगैरह की जाती है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो टेक्निकलिटीज़ उनका ख़्याल नहीं रखा जाता, वो मिस हो जाती हैं, और इंसाफ़ जो है वो उस तरह नहीं हो पाता। तो हमारा भी कसूर है, जुडिशरी का भी कसूर है। और इसके अलावा अगर क्रिमिनल साइड पे बात करें तो हमारा जो पुलिस का सिस्टम है, डेफ़िनेटली इन्वेस्टिगेशन वगैरह, चालान वगैरह वहाँ से आना होता है। वहाँ से भी हमें थोड़ा-सा ताउन की ज़रूरत होती है, पुलिस और वकला और अदालतें। जब ये तीनों इनका बेहतर तरीके से इनके कोऑर्डिनेशन हो, तो ये केसेस जो हैं ये जल्दी इख्तिताम को पहुँचेंगे और इनके ऊपर काम होने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। सही। अच्छा, ये फिर मुझे बताइए कि ये सारी जो आपने बात की है कि सारी बहुत सारा एक करप्शन का निज़ाम भी है अदालतों के अंदर। कहते हैं कि पैसे लगाओ तो आपका केस पहले लग जाता है। आपको मतलब मुख्तलिफ रीडर से लेके कहीं कभी कहीं आपको पैसे लगाने पड़ते हैं। गवाहान आपको मतलब कुछ लोगों का तो ये पेशा है गवाही देना, ठीक है? वो मतलब मिल जाते हैं, आपको भी पता है सारी चीज़ों में। फिर अदालत के अंदर कितने का आपके पास गुंजाइश होती है? जैसे क्रिमिनल केसेस के अंदर कहते हैं कि पुलिस में कुछ दोस्त हैं कि तफ्तीशी जो होता है, वो जो रिपोर्ट लिख देता है कमोबेश वही चलती है, उसी के ऊपर बात होती है, उसी के ऊपर जाके अपना मतलब एंड तक वही होता है। और निचली अदालतों का अमूमन फैसला जो है वो अगर कुछ अपना मतलब सेंसिटिव केसेस हों तो वो शायद ऊपर जाके बदल जाता है, लेकिन नॉर्मली मतलब वही एक जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो चलती है। अदालत के पास कोई ऐसा टूल है कि अपना मतलब आप उसे काउंटर चेक करवा सकें या दोबारा से मतलब उसकी अ, मतलब उसको री-इवैल्यूएट कर सकें चीज़ों को? अच्छा, पहली बात तो ये है कि किसी भी जुर्म के बाद वो पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है, तफ्तीश होती है। चालान जब पेश किया जाता है तो उसमें जो तफ्तीशी अफ़सर होता है वो अपनी रिपोर्ट देता है कि ये बेगुनाह था या गुनहगार था। लेकिन अदालत जो है वो इसके ऊपर फ़ैसला नहीं करती। वो एक ओपिनियन तो आ जाती है कि पुलिस को क्या लगा इस केस की तफ्तीश करने के बाद। वो एक ओपिनियन डेफिनेटली है, वो एक कररोबोरेटिव एविडेंस के टाइप पे होगी वो। लेकिन अदालत ने जब वो ट्रायल करेगी तो वो नए सिरे से वो सारे हकायक देखेगी, और
जो जितने भी गवाहान वगैरह होंगे उनको सुनेगी, उनके ऊपर एग्जामिनेशन होगी, उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, और फिर अपना जो है वो एक जुडिशल माइंड अप्लाई करेगी कि इसमें क्या वाकई में पुलिस ने जो रिपोर्ट दी थी उसके मुताबिक ये ठीक है बात और नहीं थी। उसके बहुत सारे केसेस में, बल्कि ज़्यादातर केसेस में मैं ये कहूँगा कि पुलिस ने जो ओपिनियन दी हुई होती है उसके खिलाफ जो है वो फैसले आते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन था इसके ऊपर कुछ? हाँ नहीं, मैं यही यही क्वेश्चन था इसके ऊपर कि मतलब क्या वही, और दूसरा करप्शन का था कि केसेस लगने के बारे में और पैसे जो है वो मतलब लगा दिए जाएं रजिस्ट्रार को, रीडर को, फलाने को, तो मतलब अपना आपका केस जल्दी लग जाता है। तो मैं ये इसके ऊपर पूछ रहा था कि क्या वाकई जो कचहरियों में हमारी और अदालतों में और हाई कोर्ट वगैरह में भी ऐसा ये होता है, ये पैसे का अमल अच्छा, दरामद? इस सिस्टम के ऊपर बड़ी हद तक मेरा ख्याल अब काबू पा लिया गया है। हाई कोर्ट्स की हद तक तो मैं जानता हूँ, यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट्स में अब सारा सिस्टम ही कंप्यूटराइज्ड है। आप जो भी केस दायरी करते हैं तो उसको वो कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिकली, मतलब क्रिमिनल साइड पे जो केसेस लगाए जाते हैं, जो जजेस साहब सुनते हैं, वो उनके पास वो रैंडम लगा दिया जाता है, और इसी तरह सिविल साइड के जो जजेस होते हैं, सर्वस मैटर्स वगैरह हैं, वो उनके पास रैंडम जाता है। हाई कोर्ट की हद तक तो अब ये बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया। जो लोअर जुडिशरी है वहाँ पर अभी ये चीज़ है, इसमें इसमें कोई शक नहीं है। वहाँ पर आप अगर कहें कि कह कहलवा के फ़लाँ जज साहब के पास केस लगाया जाए तो वो लगाया जा सकता है। ये सिस्टम अभी चल रहा है और इस तरह होता है। और करप्शन की अगर बात करें तो इसके ऊपर हम भी बात करते हैं। एक क्लाइंट जो आता है जिसने पहले वकील साहब की फ़ीस दी होती है, ज़ाहिर है हमारे हालात जो हैं वो, समाजी हालात, हमारे लोग जो हैं वो ज़्यादातर करीब हैं, उस तरह नहीं वो अफोर्ड कर सकते। तो फिर उसको हर पेशी के ऊपर अदालत में जो पैसे देना पड़ते हैं, कभी रीडर को, कभी एलमंद को, कभी किस चक्कर में, कभी ये कागज़ निकलवाने के लिए। हालांकि वो ज़्यादातर जो कागजात होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट लिखा हुआ है कानून की किताबों में कि वो दिन वो उसको मिलेंगे, वो दिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, कोर्ट की तरफ से। लेकिन हर तारीख के ऊपर, हर पेशी के ऊपर एलमंद की भी खिदमत करनी है, रीडर की भी खिदमत करनी है, और उस कागज़ को लेना है, वहाँ पर भी पैसे देने हैं। तो ये बहुत गलत है। मैं अपना बताऊं, पिछले दिनों एक हम लोग यहाँ पर लाहौर में एक छोटी अदालत में थे, तो वो जज साहबा भी बैठी हुई थी सामने ही, और रीडर साहब जो हैं वो, हमने एविडेंस वगैरह करवाई, तो रीडर साहब ने वो इशारा किया कि मेरी वो खिदमत कर जाएं। अब आप देख लें कि क्या जज साहबा सामने ना बैठी होती तो चले एक जहन में आता है कि उसको कोई डर नहीं है, कुछ सामने देख नहीं रहा कोई ऑफिसर, लेकिन वो सामने मौजूद हैं, उसकी हिम्मत, वो पैसे मांग रहा है। तो ये देखना होगा। हालांकि हर कोर्ट के दरवाजे के बाहर लिखा हुआ है कि रीडर को या किसी भी अदालती अमले को पैसे ना दें, लेकिन चल रहा है ये चल रहा है, एन उसकी नाक के नीचे जज साहब के इस तरह का मामला चल रहा है। तो सर अच्छा, ये चले मैं इस पे जरा वापस आऊंगा, लोगों के कमेंट्स इसमें बहुत सारे आ गए हैं चीजों के, लेकिन मैं आपसे जनरली एक चले वकला के ऊपर एक बात पूछ लेता हूँ, आपकी बरादरी है और बड़े माजरत के साथ मैं पूछता हूँ सर 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 इस बात के ऊपर कि ये इतनी बैड रेपुटेशन क्यों है? हम जब से हमने होश संभाला, आज आप लगा लें चले 20-25 साल 30 साल से हम ये लोग सुन रहे हैं कि वकीलों तो कोई मुकान किराया नहीं दिंदा, वकीलों के साथ हम मामला ना करें, ये जिस दफ्तर में होंगे, कोई दफ्तर में कोई बंदा एलएलबी पढ़ने की बात करे तो कहते हैं ये बहुत अनोइंग शख्स बन जाता है, बात बात में हमें ये हम्म। सुनाता है वो सुनाता है। तो ये वकीलों की ये क्या मतलब समाजी कबूलियत क्यों नहीं है? ये इस तरह की नोशन क्यों है वकीलों के साथ? अच्छा, मुझे लगता है कि इफ्तिखार चौधरी साहब से पहले मामलात फिर भी कुछ बेहतर थे। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, उनकी एक बड़ी मारूफ ज़माना जो एक कैंपेन चली, जी मुशर्रफ जी। साहब ने उनको जब रिमूव किया तो सड़कों पर आए और वकील उनके पीछे खड़े हुए और उनकी रेस्टोरेशन की एक मूवमेंट चली। तो वो कहा जाता है ना कि जब किसी को थोड़ा सा पावर मिलती है, इख्तियार मिलता है, तो फिर उसको बेहतर तरीके से हैंडल करना, उसको संभाल कर रखना, ये बड़ा मुश्किल होता है और बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। उसके बाद जो है वो ट्रेंड बहुत चेंज हुआ हमारे कम्युनिटी में। हमारे आज यहाँ पर लाहौर में हमारे जो सीनियर्स हैं, जो लीडरशिप है, बहुत सारे लोग हैं जो इसके ख़िलाफ़ बात करते हैं और बड़ी अच्छी बात करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मैं कहता हूँ वो बंदा वकील है ही नहीं जो कानून की बात करता है लेकिन खुद कानून हाथ में ले लेता है। वो किस तरह किसी को कह सकता है कि आप कानून की अमलदारी करें, और एक रोल मॉडल के तौर पर अपने आप को पेश करता है। जब मैं किसी के ऊपर हाथ उठा रहा हूँ, किसी को मैं बुरा भला कह रहा हूँ,
तो ये वो मूवमेंट जो है उसके बाद चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हुई और हमारा एक कल्चर ऐसा परवान चढ़ा कि अभी तक उसके ऊपर वो उस तरह काबू नहीं पाया जा सका। बाहर पॉलिटिक्स शुरू हुई, उस बाहर पॉलिटिक्स में वोटों की ज़ाहिर है ज़रूरत होती है, जो वकला लीडर्स हैं और प्रेशर ग्रुप्स बन गए, छोटे छोटे 10-10, 15-15, 20-20 लोगों का वकला का एक ग्रुप बन गया। तो वो चूँकि लीडर्स को वोटों की ज़रूरत है, तो अब उनकी हर जायज़ नाजायज़ बात जो है वो मानना उनकी मजबूरी बन जाता। ऐसा नहीं होना चाहिए हालांकि अगर किसी का जायज़ किसी का काम है, किसी के साथ कोई ज़्यादती हुई है, तो जिस तरह बाकी सारी कम्युनिटी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर सपोर्ट करें। लेकिन अगर कोई गलत है किसी जगह के ऊपर, तो वहाँ पर बिल्कुल सपोर्ट करना नहीं बनता। तो ये जो जायज़ नाजायज़ वाले मामलात शुरू हुए, ये ख़राब हुआ काम। सर ये मैं वैसे जो मैं आपको समाजी जो बात कर रहा था ना कि जैसे मुहावरा बना के वकीलाना मुकान कराया था, ये तो हम बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन 2007 के बाद ये हुआ कि एक किस्म का ना जो अभी एक पढ़े लिखे तबके के अंदर भी नोशन है जनरली भी, क्योंकि अब सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी आरा आती हैं, लोगों के कॉलम, चीजें, वीडियोस, वो तो हमने एक लफ्ज सुना, वकला गर्दी। अच्छा, वो वकला गर्दी का जो ये टर्म आई है, इसके बाद हमने देखा कि वो समहाउ 2007 के अंदर ज़ाहिर वकीलों को काफी पजीराई मिली, लोगों ने यहाँ तक कॉलम लिखे उनके लिए, उनकी मूवमेंट को सपोर्ट किया, एक रोमांटिसिज्म भी एसोसिएट हो गया, मुशर्रफ के खिलाफ भी उसके अंदर एक हेटेड उसका पार्ट था, आमिर के खिलाफ होना भी। तो लोगों ने अपना वेट डाला, मीडिया ने अपना वेट डाला, चैनल्स ने, एंकर ने, सब कुछ वकीलों को हीरो बनाया। उसमें बहुत सारे चेहरे, बहुत सारे नाम आप भी जानते हैं जो सरफेस हुए, वो सामने आए हमारे, और हमने भी उनको हीरो समझा, लिखा भी सारा कुछ। लोगों ने यहाँ तक कहा कि ये जी काले कोट और सफेद सीने वाले ये तो अबाबील हैं। लोगों ने मतलब यहाँ तक तशबीह दी, मैंने खुद अपनी आंखों से, गुनाहगार आंखों से ये कालम पढ़े। लंबी तमीज इसलिए बांध रहा हूँ कि मैं आपको उस वकला गर्दी पे लाना चाह रहा हूँ 2007 के बाद। उसके बाद हम देखते हैं कि कभी ये अदालतों में घुस के वकील जजों को थप्पड़ मार रहे हैं, कभी ये अपना ना वो जो भी आपका बार बेंच होता है उसको मतलब टॉपल कर रहे हैं, उसको बंद करवा रहे हैं, कभी ये अपना ना किसी और के साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं, कभी इनकी सोशल मीडिया पे छोटी छोटी वीडियोस आती हैं वकला की, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी की तजलील कर दी, कहीं एहतजाज कर रहे हैं वहां रोक के। और फिर सबसे बड़ा जो वाकया अभी रिसेंट हुआ, इसके ऊपर मैं आपका जरूर जेन्युइन कमेंट चाहूंगा। ये अभी जो इन्होंने ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर के अंदर जो वकला ने बकायदा हमला किया, वीडियोस लगा के, लाइव जाके, फिर वहां मतलब तोड़ फोड़ की, मरीजों को मतलब वेंटिलेटर वगैरह से उतारा, बहुत सारे मरीजों की डेथ हुई, डैमेज हुआ, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। हाँ जी, इन्हों को गलती होगी थी, इन्हों को गलती हो गई, मिलकर सुलह कर लो, तुम दोनों आपस में डॉक्टर थे, ये वो। ये क्या मतलब मामला था? ये ऐसे कैसे किसी भी महज़ब माशरे में एक वकील को या वकला के ग्रुप को माफिया बनने की इजाजत कैसे दी जा सकती है? और कुछ ये लफ्ज के वकला गर्दी एक टर्म के तौर पे मीडिया में मशहूर हो जाए। ये सारी तफसीली बात मैंने इसलिए की है कि आप एक तफसील से ईमानदारी से इसका एक आंसर कर सकें, तो हमारे हम सब के लिए। गौरी साहब, इसके ऊपर जब ये इशू हुआ था तो इसके ऊपर मैंने लिखा भी था, और बिल्कुल इसके ऊपर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि ये गलत नहीं था, ये गलत था, ये बहुत बड़ी गलती थी, ब्लंडर था ये, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। एहतजाज का मुअज़्ज़म माशरों में एक तरीका है और उस तरीके के मुताबिक आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। हॉस्पिटल्स जिनके बाहर ये साइन लगे हुए होते हैं कि यहाँ हॉर्न बजाना भी मना है, तो वहाँ पे आके जाके आप अगर इस तरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस तरह आप नाराबाजी कर रहे हैं, और फिर आगे से ये दी जाती है एक जस्टिफिकेशन, एक दलील दी जाती है कि उस तरफ से मामला शुरू हुआ, डॉक्टर्स ने पथराव किया। हम लोग, मेरे जैसे लोग और मेरे जैसे लोग, एक बड़ी तादाद मौजूद है वकला की, वो ये कहते हैं कि आप वहाँ पे गए ही क्यों, हॉस्पिटल के बाहर आप गए ही क्यों, जैसे भी मामला आगे जैसे भी शुरू हुआ, आपका वहाँ पे जाना ही नहीं बनता। एक काम जो इब्तदा ही से गलत था, उसकी आप जस्टिफिकेशन कभी भी नहीं दे सकते, और मैं इसकी कभी भी जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता। ये बहुत गलत था। इसके ऊपर इस कम्युनिटी का बतौर एक वकील होने के डेफिनेटली हम शर्मिंदा हैं, और ये ख़त्म नहीं किया जा सकता जो दाग लगा है। सर नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि ये जो सारा कसूर है, ये उस मूवमेंट में मीडिया के हीरो बनाने की वजह से हुआ है? उसके बाद इन्होंने अपना असर पकड़ा कि हम वकील है, कम्युनिटी है, अब हमें कोई नहीं छेड़ सकता, अब हमने अपनी ताकत देख ली है, हमने रिस्टोर करवाया इफ्तिखार चौधरी को, तो उसके बाद ये क्या वो एक साइकोलॉजिकल इसके पीछे है? बस वो मैं आपको बताया पहले कि एक वो ट्रेंड ही चेंज हो गया, एक कल्चर चेंज हो गया। वकालत जो है वो कहा जाता है कि एक नोबल एक प्रोफेशन है, लेकिन यहाँ पे वो माहौल थोड़ा
थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी तब्दील हो गया। आज भी मैं अफ़सोस के साथ ये कहता हूँ कि हमारी हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लॉयर्स ऐसे हैं जिनसे हम बात करते हैं, मिलते-जुलते हैं। एक यंग ग्रेजुएट लॉ करके जब आता है, तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो बार पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होके अपने करियर के सिरे चढ़ जाते हैं। उनका करियर कुछ भी नहीं रहता और केस जेन्युइन केस लेने और जेन्युइन केस लड़ने की बजाय वो फिर क्या करते हैं, जो मैं थोड़ा बहुत चीज़ें देखता हूँ, वो ठेका मारने की तरफ चले जाते हैं कि आपका ये हम काम करवा देंगे, वो जायज़ तरीके से, नाजायज़ तरीके से, इतने पैसे हमें दे दें, आपका हम काम करवा देंगे। और फिर चूँकि उन्होंने पैसे पकड़े हुए होते हैं, तो वो करवाने के लिए फिर अपनी वो जो अथॉरिटी है, वो वकील की अथॉरिटी, वो काले कोर्ट की अथॉरिटी, वो बार की अथॉरिटी कि मेरे पीछे बार है, अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो मैं ज़ाहिर है पीछे ये लोग खड़े होंगे बड़े, तो वो उसको फिर वो मिसयूज़ करता है और गलत इस्तेमाल करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका काम जो है वो कानून की हद तक, अदालत की हद तक अपने क्लाइंट को बेहतर तरीके से तैयारी करके उसकी रिप्रेजेंटेशन करें, उसकी नुमाइंदगी करें। फैसला जो है वो आपके केस के ऊपर जज साहब ने करना है। आपके पॉइंट्स अच्छे लगे हैं तो डेफ़िनेटली आपके फ़ेवर में करेंगे, नहीं लगे तो दूसरे वकील साहब की फ़ेवर में करेंगे। लेकिन ये कानून हाथ में लेना, इसको कभी भी जस्टिफ़ाई नहीं किया जा सकता। और जैसा मैंने पहले कहा कि ये वो इफ्तिख़ार चौधरी साहब वाली जो मूवमेंट थी, जो एक चली 2007, उसके बाद से वो मामलात आउट ऑफ कंट्रोल हुए। अभी मुझे लगता है कि चीज़ें कुछ थोड़ा-सा बेहतर होंगी, बेहतरी की तरफ जा रही हैं। जो नई हमारी लीडरशिप आई है, वो मामलात कुछ बेहतर कर रही है। सही। सर ये बहुत सारे मेरे अपने भी सवालात हैं, लेकिन लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि आप उनको भी रिस्पॉन्ड कर दें साथ-साथ और सर, सलाम दुआ भी कर लें और लोगों के हम कमेंट्स पढ़ देता हूँ मैं, जिसका मुनासिब समझे जवाब दे दें, वरना हम आगे चलेंगे अपने सवालात पे। अ, अल मदीना मोबाइल दिलावाला वो कह रहे हैं कि वेलकम हाफिज उबैद साहब, वेट कर रहे थे आपका। शान कटारिया वेट कर रहे थे। आरजे इरफान अशरफ साहब हैं, वो आपको कह रहे हैं सलामत रहो। मुदस्सर अहमद साहब ने कहा है जियो शहजादा। मलक जफर ने थम्स अप किया है। और बाबर अली कह रहे हैं बहुत मुबारक हो ताहिर भाई, आपको लाइव देखकर बहुत अच्छा लगा। आपकी काफी रिपोर्ट्स कह रहे हैं शायद मैं देखता रहता हूँ। उम्मीद है आपने जो काम पकड़ा हुआ है लोगों को मुफ्त कानूनी मशवरे देने का, उसको जारी रखेंगे। बेस्ट विशेस लाइव आने की। मेरा प्रोजेक्ट्स याद रखिएगा। कुछ कहना चाहेंगे या आगे सर। चलते? जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह राब्ता रहेगा और गपशप। अच्छा जी, आजम अकबर कह रहे हैं कि गुड वर्क मिस्टर ताहिर चौधरी। और शुएब हसन कह रहे हैं सलाम ब्रदर्स, वालेकुम सलाम। और तैमूर रहमान हमारे दोस्त हैं, वो आए हैं, कह रहे हैं ताहिर भाई को सलाम, गुड लक विद शो गौरी साहब, थैंक यू सर। और सारंग अली खोखर एडवोकेट कह रहे हैं वेलकम भाई, बेस्ट विशेस, साथ आपको दिल भेजा उन्होंने। सर, बहुत और शुक्रिया। बाबर अली साहब पूछ रहे हैं ताहिर भाई आप नेक्स्ट इलेक्शन में हिस्सा लें, असेंबली में आप जैसे अच्छे लोग आने चाहिए जो आवाम की खिदमत कर सकें। सर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें? सर, हो सकता है ऐसा कभी फ्यूचर में हो और हमें इस बात की वैसे ज़रूरत है हमारे पॉलिटिक्स में। हम अगर मोहल्ले की सियासत की, गली की सियासत की बात करें, देखें तो जो मुझे लगता है कि जो शरीफ लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो उसमें नहीं आते और फिर बाद में हम लोग वो गिले-शिकवे करते हैं कि ये देखें जी सियासतदान किस तरह के हैं, किस तरह का उनका करैक्टर है। जब आप खुद ही इन्वॉल्व नहीं होते, खुद ही किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो फिर अब इल्ज़ाम देना या उनको कसूरवार ठहराना ये फिर गलत है। होना चाहिए, मेरा लगता है पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए पॉलिटिक्स में। ठीक है। अली स्वीट अली कह रहे हैं कि यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब ताहिर चौधरी, क्रिएटिंग अवेयरनेस इन द मैसेज। सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और शुएब हसन कह रहे हैं कि सर लैक ऑफ लॉयर्स प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड ग्रूमिंग की कॉजेज पे भी बात करें। इस पे कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सख्त किस्म की ज़रूरत है। अभी 5 साल का लॉ हो गया है और इसमें सिलेबस में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल की गई हैं जो किरदार साज़ी के ऊपर। और मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि हमें जो रिवायती सिलेबस पढ़ाया जाता है उसमें एक बड़ा हिस्सा शामिल किया जाए किरदार साज़ी के ऊपर कि आपने किसी भी प्रोफ़ेशन में जाना है तो आपने वहाँ पर परफ़ॉर्म कैसे करना है। आपका रवैया किस तरह का है किसी बंदे के साथ। क्लाइंट को आपने शुरू में बात की थी कि हमारा जो प्रोफ़ेशन है वो
बड़ा बदनाम हो गया, लोग जो हैं वो अच्छे लफ्ज़ों में नहीं याद करते। तो इसमें यकीनन हमें ज़रूरत है कि हम खुद देखें अपनी गलतियाँ कहाँ पे हमसे कोताहियाँ हुई, कहाँ पे हम बेहतरी कर सकते हैं। तो जब हम बेहतर तरीके से डील करेंगे क्लाइंट्स को जो हमारे पास आता है अपना कोई मसला लेकर, तो आहिस्ता-आहिस्ता ये रेपो चेंज होगी और किरदार साज़ी की ज़रूरत। बिल्कुल सही। और कुछ मोहम्मद आसिम कह रहे हैं कि गुड जॉब चौधरी साहब। और सादिया नज़ीर आई हैं, वो कह रही हैं कि सलाम नवीद एंड ताहिर साहब, आज आज खिड़की क्यों बदल दिया आपने? अच्छा, मैं असल में आज लेफ्ट साइड पे हो गया, मैं यूजुअली इस साइड पे होता हूँ। वो असल में ये वकील साहब है, तो हमने कटहरा चेंज कर लिया है कि आज इनको हमने कटहरे में खड़ा किया है। तो ताकि ये ना, ये हमारे वजह थी। जस्ट वो थोड़ा सा मैंने कैमरे का एंगल चेंज किया, इसलिए मैंने फॉर्मेट थोड़ा सा। अच्छा, सही। असगर यजदानी साहब आए हैं, वो कह रहे हैं तारिक चौधरी साहब खरी बातें कर रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे, आमीन सुम आमीन, जजाक अल्लाह। सर बहुत आपका बहुत पॉजिटिव शुक्रिया, रिस्पॉन्स आ रहा है माशाल्लाह। और बहुत शुएब शुक्रिया बलोच कह रिज़वान साहब, रहे बहुत हैं, शुक्रिया। हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि बेहतरीन बेहतरीन, तारिक साहब से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। सर बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया, सादिया थैंक यू। नजीर का कमेंट आया, वो कह रही है ग्रेट वर्क गौरी साहब, यू आर ब्रिंगिंग डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, और बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। तारिक साहब इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग एंड वेल रेड। सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और सादिया नज़ीर साहबा को भी किसी किसी दिन लें, आप उनसे भी बातचीत करें, हमें उनसे भी सीखने को मिले। सर इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरे प्लान में है सर। शुएब बलोच ने कमेंट किया है, वो बड़ी कहावत है कि उन्होंने कही है कि जैसे मुल्क में मशहूर है कि वकील करने की वजह से सीधा जज कर लो। आप एग्री करते हैं? जज हो जाते हैं? अ, होता था, अब नहीं है, अब मुश्किल है, वो इम्पॉसिबल तकरीबन है। पहले था इस तरह के मामलात, लेकिन अब बेहतर हैं, चीज़ें अब बेहतर हैं। अब चेक एंड बैलेंस जो है वो बेहतर है पहले से काफ़ी। इस सवाल पर तार ऐसा भाई ने बड़ा मोहतात खेला है। और शुएब हसन कह रहे हैं कि बहुत से क्रिमिनल केसेस में वकील को फीस देने से पहले पुलिस को भी पैसे दे के आते हैं। बिल्कुल जी, पुलिस वाला तो फैक्टर है, लेकिन चूंकि ये पुलिस में नहीं है, हम उनकी राय किसी पुलिस वाले से लेंगे। मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक दो दोस्त हैं पुलिस में, अगर वो आ जाए तो हम पुलिस पे इंशाल्लाह उनसे जरूर बात करेंगे। ताहिर साहब, आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आगे चलते हैं। बिल्कुल, मैं इस पे कहूँगा कि बहुत सारे हमारे क्लाइंट जो हैं वो ऐसे भी होते हैं कि वकील को पैसे देने की बजाय वो पुलिस वालों को ज़्यादा पैसे दे आते हैं और वकील से वो मुफ्त काम करवाने के चक्कर में होते हैं। जहाँ पर जिस बंदे ने उनका केस लड़ना है, सारा केस तैयार करना है, वो जब पैसे मांगता है तो वो फिर अपने मसले मसाइल बयान करना शुरू कर देते हैं, और पुलिस वाला जो है वो थोड़ा सा दबका भी मारे तो वहाँ पर उससे डबल ज़्यादा पैसे दे के वो, तो वो हमारा भी ख्याल रखा करें। हामिद रहमान कह रहे हैं कि ब्रदर लव। और हम वजी निजामी कह रहे हैं नवीद भाई बहुत खूबसूरत सेशन है आपके, माशाल्लाह। थैंक यू वजी। वजी हमारे बहुत प्यारे दोस्त सितारिस्ट हैं, इंशाल्लाह इसको इनको किसी दिन जरूर सेशन में हम लेंगे। और शुएब हसन कह रहे हैं कि बार पॉलिटिक्स की वजह से हुआ ये सब। बार के ऊपर मेरा सवाल है, शुएब आप रहिएगा, मैं इनसे सवाल अभी बार के ऊपर करना है। मैं चाह रहा हूँ आपके कमेंट्स चूंकि बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो मैं इसलिए, माशाल्लाह ताहिर साहब बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और सर मतलब बहुत लोग शुक्रिया। लोग हैं। अली जैन साहब कह रहे हैं कि बहुत उम्दा सवाल। थैंक यू सर। सवाल वही है जो आप लोगों के हैं, जो आप लोगों ने भेजे हैं, इनबॉक्स किए हैं। मैं वही इन चीजों के ऊपर इनसे बात कर रहा हूँ। वलायत हुसैन उमान साहब सुफैन में होते हैं, ये कह रहे हैं कि आज के बिगड़े नौजवान वकला की अदालतों के अंदर और बाहर वकला गर्दी पर सुलझे हुए वकला या बार एसोसिएशन के अंदर के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं? क्या इसका हल क्या है आपके ख्याल में? सर इसके साथ मेरा सवाल भी जोड़ रहे हैं। ये जो बार की पॉलिटिक्स है, इसमें जो कभी एक ग्रुप ऊपर आता है, कभी दूसरा, कभी तीसरा, और फिर इनके सियासी जमातों के साथ एफिलिएशन भी हैं। क्योंकि बार पे पहले शुएब ने भी सवाल किया है, ये भी कर रहे हैं, मैं भी डाल देता हूँ। ये किसी एक ग्रुप के आने से क्या फर्क पड़ता है? ये एक ग्रुप आपको मतलब कहता है वो हमें वोट करें वोट करें, तो उससे वकला के अंदर या निजाम इंसाफ के अंदर या क्लाइंट्स के लिए वो क्या बेहतरी आती है अदालतों के निजाम में, इस बार की पॉलिटिक्स से, इलेक्शन से, सब चीजों से? सर कहा जाता है बार और बेंच जो हैं ये दो पहिए हैं इंसाफ की गाड़ी के। अगर इनमें से कोई भी ख़राब हो तो वो इंसाफ जो है वो प्रॉपर उस तरह नहीं हो सकता। पाकिस्तान में जितने भी प्रोफेशंस हैं आप देखें उनको एक तंजीम बनाने की मेरा ख्याल है इजाज़त है, उनको तंजीम बना सकते हैं वो अपनी यूनिटी के लिए, अपने मामलात, अपने मसाइल को हल करवाने के लिए। तो इस हद तक तो ये तंजीम साज़ी बेहतर है, ठीक है। आपके जो मसले मसाइल हैं उनके ऊपर बात की जाती है, उनको हल किया जाता है। लेकिन आपने कहा कि मुखालफतें किस तरह शुरू हो जाती हैं। हमारे यहाँ पर जो बार पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने कुछ ग्रुप्स को
कर लिया, आपने अंडर कर लिया या उनके साथ एफिलिएशन करवा ली। अब यहाँ पर भी वकीलों में भी मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ एफिलिएशन रखने वाले जो ग्रुप हैं, जब भी इलेक्शन होते हैं तो फिर वो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो उस ग्रुप को सपोर्ट करती है। सपोज नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ है, तो जब ये फिर आ जाते हैं, इक़्तिदार में आ जाते हैं, तो फिर मामलात जो हैं, चूँकि उनकी सपोर्ट भी होती है पीछे उनके जीतने में, तो बहुत सारे मामलात में उनकी वो चीज़ें भी देखना पड़ती हैं। बस इस तरह जो है वो मामलात चलते हैं। और इसका फायदा क्या होता है किसी एक ग्रुप के आने का, क्लाइंट्स को या आवाम को कोई फायदा होता है ये इतनी मतलब पॉलिटिक्स करके, ग्रुपिंग करके, सारा कुछ करके? ये सिर्फ वकला को आपस में ही फायदा होता है जिस ग्रुप की इक़्तिदार आ गया, मतलब छोटा सा ये? फ़ायदा ऐसा सच उस तरह तो नहीं होता, लेकिन ये है कि जो साहब जीते हुए हैं, जब वो किसी जज साहब के सामने पेश होते हैं तो फिर उनको थोड़ा प्रोटोकॉल जो है वो ज़रा मुख्तलिफ मिलता है। कोई आम वकील साहब जाकर पेश होंगे तो उनको प्रोटोकॉल जो है वो ज़रा मुख्तलिफ मिलता है। ये थोड़ी-सी बात है, ये जेन्युइन बात है, और इसीलिए फिर जो लोग हैं, जो क्लाइंट हैं, उनकी कोशिश होती है कि किसी ऐसे बंदे को वकील किया जाए जो बाहर पॉलिटिक्स में इन है, जो जीता हुआ है, जो जो एक बड़ा प्रेशर ग्रुप है, जिसकी बात जो है वो जज भी बड़ा ज़रा तहम्मुल से सुने, बड़े गौर से सुने। तो ये एक चीज़ है, ये खराबी है, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। सही। अली जैन पूछ रहे हैं कि वकला की फीस तय क्यों नहीं होती? कोई रेट लिस्ट बना सकते हैं? वकला कैटलॉग है, केस है, तो फिर इतने पैसे होंगे तो ये ऐसा मुमकिन है? सर, मैं अपनी अगर बात बताऊं तो मैं मजदूर बंदा हूं। मैं तो जैसे जहाँ पे मामलात जो हैं वो हो जाएं, अगले बंदे को भी देख के, और इसी तरह नहीं, तमाम जनरल वकला हम का बात कर रहे हैं, पर्सनल। तमाम वकला का अपना अपना हिसाब है। जो बड़े नाम हैं उनकी फीस जो है वो बड़े ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। ये तो तकरीबन हर प्रोफेशन में ही है। आप देखें कि जो बड़े डॉक्टर हैं, जिनका बड़ा नाम है, वहाँ पर आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएँ तो वहाँ पर ज़्यादा आपके पैसे लगेंगे। इसी तरह किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाएँ तो वहाँ पर आपको खाने के पैसे भी कुछ ज़्यादा देने पड़ेंगे, किसी नॉर्मल लेकिन आम कम से कम एक रेस्टोरेंट। रेट लिस्ट तो होती है ना उस रेस्टोरेंट की, अपनी जो सर्विसेज की। तो आपकी या किसी भी एक वकील की जो सर्विसेज है उनकी एक अपनी, उस बंदे की तो अपनी एक रेट लिस्ट हो सकती है ना कि ए तलाक वाला काम कराना ते मुकदमा ते ए है ते ए फलाना है ते क्रिमिनल केस है ते जमीनों का केस है, तो ये बस मतलब इस तरह हो ये सकता है, ये रेट लिस्ट पॉसिबल? ये रेट लिस्ट है तो नहीं है, लेकिन मुझे कुछ पता चला था, कुछ जो लोकल बार्स हैं वहाँ पर ये तय कर दिया गया कि इस काम की इतनी फीस होगी, इससे कम जो है वो फीस नहीं ली जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं होगी। तो इस तरह की रेट लिस्ट तो है, लेकिन ये कोई स्पेसिफिक ऐसी नहीं है। सही। अच्छा, हमारे एक बड़े ही प्यारे करीबी मेरे दोस्त हैं, मतलब भाइयों जैसे, सैयद अली हमीद, और बड़ा काम कर रहे हैं, बड़े मतलब सर बहुत शख्सियत हैं। और इन्होंने कमेंट किया, गौरी साहब आपने इन्हें चंद रोज कबल कहीं टैग किया था, प्रोफाइल देखी, दिलचस्प मालूम हुए, ऐड किया, उन्होंने कबूल ही नहीं किया अभी तक। मेरिया तारीफा कर दे थोड़ियां झूठियां ताकि ऐड कर लेना। सर आपकी झूठी तारीफों की बजाय मैं वैसे ही कहता सर इन्होंने फौरी ऐड करो, मैनू भावें कर दो। सर बहुत ते शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप इस तरह है कि मेरा ना फेसबुक तो तुहानू पता, 5000 फ्रेंड वाली लिस्ट जी वो होंगी है, फहरिस्त, तो सही है। वो तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो वो फ्रेंड रिक्वेस्ट कोई 10-12 जड़ियां वो रोज़ दी आईयां रहिंदियां ने, तो वो शायद मेरा वो ज़हन चू नहीं या हूँ नज़र तुसी तो नहीं गुजरिया होना, अदरवाइज ਕਿਸੇ ਇੱਕ इंटेंशनली ਅੱਧੇ नहीं होना इस तरह। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਨਾ ਤੇ अपना ना ना बेलियों सर। ਨੂੰ पाओ। देखो जी अली जी मीर जी। साहब, अगर आप अभी तक मौजूद हैं तो देखें, हमारा काम ही दोस्तों को दोस्तों के साथ जोड़ना है, इसलिए हमने के सबके सामने ये ताहिर साहब आए हैं, इन्होंने बड़ी मेहरबानी शफकत की है, तो आप सब लोग भी एक दूसरे से जुड़े, कमेंट्स भी आपस में कर रहे हैं, ताहिर साहब के साथ जुड़े, इनको फॉलो कर ले। लेकिन ताहिर साहब आपने इनको ऐड जरूर करना है। अली साहब आपकी भी जी जी 5000 की लिस्ट पूरी है, क्योंकि अली साहब की भी 5000 लिस्ट पूरी हुई हुई है, और मुझे पिछले तो दिनों ये भी ना एक हो, पत्र। ये ना हो मुझे उनसे रिक्वेस्ट करना पड़े कि आप कोई हाँ, जगह दोनों बनाए मुझे दोनों शामिल। तरफ आग बराबर लगी हुई है, इसलिए आप दोनों एक एक बंदा कम करें और मतलब एक दूसरे को जोड़ लें। सर ये मैं इनको आप इनकी प्रोफाइल का लिंक आपको मैं भेज दूंगा, डीपी आपने देख ली है? जी 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 ठीक है। जरूर। तो स्मार्ट सा मुंडा मोबाइल यूज कर रहा है। तो इमरान अहमद कह रहे हैं कि गुड टू सी यू मेट, आपको कह रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया, और बहुत। चौधरी राशिद गुज्जर आपको सलूट कर रहे हैं, ताहिर भाई आपको सलूट है। वजी निजामी बहुत कह रहे हैं शुक्रिया। मेरा नाम ले लो जी, लेते जी, वजी निजामी सितारिस्ट है, मैं पहले भी ले चुका हूँ नाम। और आगे शुएब हसन कह रहे हैं कि क्या लॉयर्स को प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट एक्सेट्रा वगैरह में इंटर्नशिप नहीं चाहिए, ताकि करनी चाहिए ताकि उनकी ट्रेनिंग भी अच्छी हो और गवर्नमेंट को भी फायदा हो, बिल्कुल ऐसे ही जैसे डॉक्टर हाउस जॉब करते हैं, हाउस जॉब के पैरेलल वो ड्रॉ कर रहे हैं।
बिल्कुल करनी चाहिए। मैं यहाँ पर थोड़ा-सा जो है वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। हमारे यहाँ पर आज भी मुझे लगता है कि वही 50 साल पहले वाला जो ट्रेंड है वो चल रहा है कि हमने किसी सीनियर को या किसी ऐसे बंदे को जॉइन करना है जिसे हमें सीखने को मिले। आज गौरी साहब आप भी देखते हैं कि दुनिया जहान का इल्म जो है वो इंटरनेट के ऊपर है, केस लॉज़ हैं, हज़ारों की तादाद में, हर मौज़ू के ऊपर दर्जनों की तादाद में किताबें हैं। यूट्यूब के ऊपर बड़ा मवाद पड़ा हुआ है। अगर वाक़ई में कोई सीखना चाहता है और उसको लगता है कि नहीं उसको ऐसा कोई सीनियर नहीं मिल रहा जो उसको सिखाएगा या कोई इस तरह उसको नहीं सपोर्ट कर रहा, तो आप इंटरनेट से ये ख़ज़ाना है, इल्म का ख़ज़ाना है, यहाँ से ही आप ऐसी चीज़ें सीख सकते हैं जो शायद आपके सीनियर्स के भी कभी वहमो गुमान में ना हो। तो इंटरनेट की तरफ मुझे लगता है ज़्यादा तवज्जो दें यहाँ पर, यूट्यूब वगैरह और दूसरी वेबसाइट्स हैं। नायला चौधरी आई हैं और वो कह रही हैं कि सलाम, इनका फैमिली नेम हमारे फैमिली नेम जैसा है, आप लोग ये स्पेल नहीं करते, डी से पहले ही लगा देते हैं। ये असल में पेरिस में रहती हैं, वही इनका बहुत ब्रॉडअप है, शुक्रिया। तो ये पूछ रही हैं। अच्छा, शान कतारिया या कटारिया, मैं शायद मतलब प्रोनाउंसिएशन मुझे समझ नहीं आ रही। वो कह रहे हैं कि आई एम एन एडवोकेट इन कराची, आई यूज्ड टू सी ताहिर साद पोस्ट ऑन फेसबुक एंड लाइक देम एज वेल। बहुत शुक्रिया कटारिया साहब, हाँ बहुत जी, शुक्रिया। लोगों को मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि ये एक एडवाइस कह लें, या मुझे इनकी टेक्निकल टर्म नहीं पता, लेकिन ये कुछ केसेस की मिसाल, एडवाइस, कुछ जनरल केसेस को मिसाल के तौर पे लिखते हैं, असली केसेस भी लिखते हैं, और उसके नीचे उसका ये हल और सोल्यूशन और मुतलका दफात ये बयान करते हैं। ये इनका बहुत मतलब वजह शोहरत है ताहिर साहब की, और ये बहुत एक अच्छी प्रैक्टिस है, यूनिक प्रैक्टिस है। और हम जैसे जो आमी हैं, जिन्होंने ला नहीं पढ़ी, ला का नहीं पता, मतलब हम बहुत इनसे सीखते हैं इन चीज़ों से, और हमें बहुत अपने अवेयरनेस होती है अपने हकूक़ के मुताल्लिक, कैसा कानून मौजूद है, इसके लिए ये मुतलका फोरम है। और बहुत सारे लोग इनकी वजह से जो है ना, उनके बहुत सारे पैसे बचते हैं, बहुत सारा टाइम बचता है। तो ये इनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है, और इस सिलसिले को जारी रखिएगा। ये जो बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी यहाँ पे बात करना चाहूँगा। मुझसे चूँकि जब मैंने ये सिलसिला शुरू किया तो मुझे ये था कि इससे अपनी लर्निंग तो होती है, आपका जो एक्सपीरियंस होता है या दिन में आपने कोई नई चीज़ सीखी है जो आप समझते हैं कि ये दूसरे लोगों के लिए भी इसका जानना ज़रूरी है, तो फिर मैंने उसको सोशल मीडिया के ऊपर लिखना शुरू किया, शेयर करना शुरू किया। तो फिर लोगों ने मुझसे अपने जो मसाइल हैं वो पूछना शुरू किए। अच्छा, इसमें अब सिचुएशन ऐसी है कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, कोई इनबॉक्स करते हैं, कोई मुझे व्हाट्सएप कर देते हैं। कुछ लोगों को तो मैं जवाब दे भी पाता हूँ, कुछ लोगों के जवाब जो हैं मैं अपनी वॉल पर भी शेयर कर देता हूँ सवाल जवाब की शेप में बनाकर। कुछ जो हैं वो रह जाते हैं, तो वो फिर जो है वो नाराज़गी के समटाइम्स मैसेज भी आते हैं और कुछ बुरा भी मनाते हैं। तो उन लोगों से मैं एक तो माज़रत भी करना चाहूँगा कि पॉसिबल नहीं होता कि आपके हर सवाल का सिर्फ एक मैसेज में जवाब लिखकर वो दे दिया जाए। इसीलिए मैंने एक दिन पोस्ट शेयर की थी कि अगर आप मुझे फ़ोन करना चाहें, को पूछना चाहें, तो 7 से 9 के दरमियान, शाम 7 से 9 के दरमियान आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो उसमें फिर थोड़ा बेहतर हो जाता है, मुझे समझने में भी आसानी हो जाती है, और फिर उस कॉल पे मैं 2-3 मिनट की जो कॉल होती है, मैं कोशिश अपने इल्म के मुताबिक, अपनी समझ-बूझ के मुताबिक मैं बेहतर फिर जवाब भी दे पाता हूँ। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं जवाब नहीं देता या इग्नोर कर देता हूँ, तो उन लोगों से माज़रत, लेकिन मेरी भी वो थोड़ी-सी समझें। उसामा शाहिद अमान साहब कह रहे हैं, चौधरी ताहिर ग्रेट पर्सनालिटी, कैरी ऑन विद द सेम एफर्ट, अमेजिंग डायलॉग, अब्बा पुत्री विश टू मीट यू सूनर आफ्टर लॉकडाउन, इंशाल्लाह, नाइस टू सी यू लाइव, आई होप द सेम इन फ्यूचर, ब्लेस यू। बहुत शुक्रिया पुत्री को याद रखने के लिए। मैं वो आशिम की पिक्चर्स मेरा ख़ाली शेयर करता हूँ, तो हाँ जी, उसके साथ वो नहीं लोगों बिल्कुल, को ये जो मेरे ह्यूमन, साथ हैं, मेरे दोस्त जो हैं। हाँ जी, एक ह्यूमन साइड होती है इंसान अपना। और एम फैसल हुसैन कह रहे हैं कि बहुत आला सलामत रहें। असगर यज़दानी ने कमेंट किया, नबी साहब आप बहुत ही सवाल कर रहे हैं, थैंक यू सर। तब तनावल दाइस देस दाइस महबूब इलाही ये कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। और हम सवाल कमेंट्स में पूछें या कॉल पर लेंगे, वो महबूब इलाही साहब पूछ रहे हैं। सर आप अभी पूछ लें या कमेंट्स फिर में, जो कुछ पूछ सकते हैं। हम अभी हाजिर हैं, अभी बिठाया हुआ इनको पकड़ के हमने। ताई चौधरी साहब को आज कटहरी में खड़ा होना पड़ गया। अभी दूसरों पे जिरा करते हैं, आज जिरा जो है ना वो इन पे हो रही है थोड़ी सी। और सर यज़दानी एसी साहब लगा हुआ, लेकिन उसके बावजूद मुझे पसीने आ रहे हैं। नहीं, मैं तो कोई सा सवाल नहीं पूछा, मैं तो आम पब्लिक की परसेप्शन आपसे क्लियर कर रहा हूँ।
कमर जमान कह रहे हैं कि नए आने वाले वकला को आप क्या नसीहत करना चाहेंगे, नए लोग जो इस प्रोफेशन में एंटर हो रहे हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है, कुछ इस पे। मैं खुद कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो समझ आती है कि एक तो आप जो पॉलिटिक्स है उसमें अभी ना इन्वॉल्व हों। शुरू के जो 3-4 साल हैं वो अपने करियर की तरफ तवज्जो दें, पढ़ने की तरफ तवज्जो दें। हमारी वकील कम्युनिटी में मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि जिन लोगों को काम आता है या जिन लोगों की लॉ के ऊपर ग्रिप है वो बहुत कम है, ये तादाद। जब आप फील्ड में जाएंगे, जब आप अपनी बार में जाएंगे तो आप खुद देख लेंगे कि कैसे कैसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो बहुत स्पेस है इस फील्ड में। काम करने वाला कोई बंदा हो, पढ़ने वाला कोई बंदा हो, केस लॉज पढ़ें, जिस भी साइड पे आपका इंटरेस्ट है, आप उस कानून के ऊपर अच्छी ग्रिप करें तो पैसों की फिर आप फिक्र ना करें, पैसे आपको बेहतर मिलना शुरू हो जाएंगे। तो जिसने ताहिर साहब को फैमिली वकील मुकर्रर करना है तो आज बड़ा अच्छा मौका है, तो जो है ना मार्केटिंग हम इनकी साथ साथ कर देते हैं। शायब हसन कह रहे हैं कि क्या जजेस की भी एथिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए? देखने में आता है कि जजेस वकला पे अक्सर गुस्सा करते हैं, मोस्टली जूनियर्स पे, जिसकी वजह से वो डिसहार्ट हो जाते हैं और ये चीज उनके प्रोफेशनल फ्यूचर पर असरअंदाज होती है, बल्कि तबाह हो जाती है कि ये जगह। तो ये अगर आप कमेंट कर सकते हैं जजेस पे तो ठीक है, अगर कोई ऐसा कोई लीगल आपको बॉन्डिंग है तो आप बेशक स्किप कर सकते नहीं, मैं इसके ऊपर ज़रूर बात करूंगा। हमारे यहाँ पर जो भी जुडिशरी में आते हैं, लोअर जुडिशरी में ख़ास तौर के ऊपर उनकी पहले ट्रेनिंग होती है। वो एक ट्रेनिंग से, एक प्रोसेस से गुजर के वो आते हैं। जो हायर जुडिशरी है हमारी, वहाँ पर भी इसके ऊपर ज़रूर इसके ऊपर तवज्जो होनी चाहिए कि ख़ास तौर पर जो न्यू कमर्स हैं उनको आप इनकरेज करें। किसी जगह के ऊपर उनसे कोई गलती हो भी जाती है तो बजाय उनको ओसा करने के या झिड़कने के, बैशिंग के, उनको बेहतर तरीके से आप समझा सकते हैं। लेकिन चूंकि हम सब लोग जो हैं वो इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, इसी समाज का हिस्सा हैं, तो बतौर मुआशरा जो है हम सब लोग ही तकरीबन बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। ब्रीड तो यहीं से आ रही है ना सारी, वो चाहे लॉयर कोई बन रहा है, चाहे कोई जज बन रहा है, चाहे कोई टीचर बन रहा है, चाहे कोई डॉक्टर बन रहा है। तो एक ग्रास रूट लेवल से ही हमें लगता है कि शुरू से ही इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि हमें अच्छे इंसान बनाने की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें ताकि मामलात आगे चलकर बेहतर रहें। तो अली हमीद साहब का जवाब आ गया, वो कह रहे हैं जी जी बहुत शुक्रिया, और कह रहे हैं मैं अभी जगह बनाता हूँ। तो जरूर आप जगह बनाएं जी, इतनी देर में ये शो खत्म होगा तो हम इनसे भी जगह बनवा लेते हैं। और हामिद रहमान कह रहे हैं कि ये बड़ा एक उन्होंने अच्छा सवाल किया, इससे एक और डायमेंशन निकलती है। कह रहे हैं कि नो सिविल जज इन लाहौर कैन पास एनी स्टे ऑर्डर अगेंस्ट बहरिया टाउन स्लैश मलक रियाज, व्हाई? और मैं ये साथ इसमें ये भी ऐड कर लें कि क्या ताकतवर के खिलाफ सारा वकला बेंच बार सब बैठ जाता है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। कायद आज़म साहब जो हैं, बानी पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, लेकिन एक कागज़ का एक टुकड़ा है जिसके ऊपर उनकी तस्वीर मौजूद है, उसकी बड़ी अहमियत है, उसकी बड़ी वैल्यू है। तो जहाँ पर ये कागज़ का टुकड़ा ज़्यादा तादाद में, बड़ी तादाद में होता है तो वहाँ पर मामलात जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। तो ये तो आप निचली अदालतों की बात कर रहे हैं, हम तो बड़ी अदालतों में भी देखते हैं कि मामलात जो हैं वो कुछ जगहों के ऊपर मशकूक जो है वो नज़र आते हैं और होते हैं मशकूक। अच्छा सर, मैं जरा कमेंट्स काफी आ रहे हैं, मैं जरा कमेंट्स का सिलसिला रोकता हूँ, जरा आप लोग जरा थोड़ा सा वेट करें, मैं एक बड़ा सवाल क्रिएट हुआ है। सर ये चूंकि मैं वकील नहीं हूँ और मुझे ये नहीं पता, अगर इस सवाल के अंदर कोई ऐसा एंगल आए, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका कोई लाइसेंस मंसूख हो या कोई आपको एक्सप्लेनेशन हो, या मुझे नहीं पता, आप इस पर कमेंट कर सकते नहीं। अगर नहीं कर सकते हो जिस मामले में जहाँ जो लाइन, तो आप क्लियरली कह दें कि ये आप छोड़ दें सवाल। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अगर आप बात कर सकें, ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म, जिसको बड़ा सुमोटो को लफ्ज को अखबारात के अंदर बड़ा कॉमन किया इफ्तिखार चौधरी साहब ने, फिर उसकी बहुत सी और नहज देखी, और फिर हमने ये जो झोपड़ी डाल के डैम पे बैठने वाले थे जनाब चीफ जस्टिस साहब का, साकिब निसार साहब, तो ये क्या आपका, मैं खुल के सवाल करूं, ये क्या कमेंट है आपका? मतलब ये जुडिशियल एक्टिविज्म है इस किस्म की, और जिन्होंने और फिर मिलाइन कर देना, मजाक बनवा देना। सर ये सेपरेशन ऑफ पावर्स का बड़े वाज़े तौर पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया कि अदलिया जो है उसकी ये इख्तियारात हैं, ये पावर्स हैं, मुकन्नना के ये पावर्स हैं,
एग्जेक्टिव के ये पावर्स हैं, इख्तियारात हैं, उन पावर से वो तजावुज़ नहीं करेगा। और हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये चलता ही इस तरह है जब हर इदारा अपनी स्फेयर में रहकर, अपनी हदूद में रहकर काम करे। सोमोटो का इख्तियार डेफिनेटली है हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत कम होना चाहिए, बहुत रेयर होना चाहिए। आसमा जहांगीर साहिबा मरहूम, मैं वो मेरी रोल मॉडल थी, मैं उनको बड़ा लाइक करता था। वो हमेशा यही कहा करती थी कि इसके ऊपर एक बड़ा चेक होना चाहिए। 184(3) का जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें सोमोटो यूज़ करते हैं। हमने देखा जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में उन्होंने, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तब, उन्होंने उस गवर्नमेंट को तकरीबन उंगलियों पर नचाए रखा। हमने गुज़िश्ता दौरे हुकूमत देखा जस्टिस साकिब निसार साहब का, उसमें भी उन्होंने वही रखा। हालांकि कोई भी जब चीफ जस्टिस बनते हैं तो वो हलफ ये लेते हैं, उनकी जो पहली तकरीर होती है वो ये होती है कि हम अदलिया में रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, हम अपने इदारे को बेहतर करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि क्या हमने पहले अपना घर ठीक कर लिया, क्या हमने अपना इदारा ठीक कर लिया, जो हम दूसरे इदारों को ठीक करने की तरफ चल पड़े हैं, चल निकले हैं। मतलब मैं एक जज हूँ, मैं अस्पतालों के दौरे पर निकल खड़ा होता हूँ, मैं खुद देखूँ यहाँ पर क्या हालत है। हमने अपने सिस्टम को मफलूज करके रख दिया, अपने इस निज़ाम को। अदालतों में देखें आज, जो क्लाइंट है, जो एक आम आदमी अदालत की तरफ आता है, वो मुझे भी बुरा भला कहता है, हर वकील को बुरा भला, अदालतों को बुरा भला कहता है। तो हमने वहाँ पर निज़ाम क्यों नहीं ठीक किया? हर चीफ जस्टिस साहब ये हलफ लेकर आते हैं, लेकिन इस तरफ तवज्जो जो है वो उस तरह नहीं दी जाती। इस पावर का, इस अथॉरिटी का मिसयूज़ किया गया जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की जानिब से, मिसयूज़ किया गया जस्टिस साकिब निसार साहब की जानिब से। अब दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा होता है कि कोई चीफ जस्टिस जो है वो एक कैंपेन लेकर निकल खड़े हों कि मैं जो ही वो डैम मैं बनाऊंगा, आपका जो काम है आप वो काम करें। आप अदालतों की सूरत हाल देखें, लाखों की तादाद में जो है वो केस पेंडिंग है। एक बंदा, ऐसे भी केस हमने देखे कि वो पिछली नस्ल में वो केस शुरू हुआ और अगली नस्ल उसको भुगत रही, अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ। तो इसका कौन कसूरवार है? आप जो है वो कस्टोडियन है इस इदारे के, आपको चाहिए कि मामलात को बेहतर करें। तो मेरी हम्बल सबमिशन ये है हमारी जुडिशरी से, हमारी जो लीडरशिप है वकीलों की, उनसे, कि बराए मेहरबानी अपने इदारे की तरफ तवज्जो करें, इसकी बेहतरी की तरफ तवज्जो करें। आज तो सिर्फ हमें बुरा भला कहा जाता है, खुदा न खासा ऐसा दिन ना आए कि हम जो है वो लोगों से आमना सामना भी कर सकें, लोगों से मिलना जुलना भी हम कर सकें। सर ये फरमाइएगा कि ये पेंडिंग केसेस की आपने बात की, वो लोग बड़ा एक ना मीम कह लें इसे या एक तंजिया कह लें, एक फेसबुक पे पोस्ट बहुत चलती है। वो कहते हैं सुल्तान राय की फिल्म से कि जी जब जुल्म 24 आवर हो सकता है, 24 घंटे हो सकता है, तो अदालतें क्यों नहीं 24 घंटे चल सकती? अदालतें कम से कम 2 शिफ्ट में चल सकती हैं। अच्छा, इसका तजुर्बा किया गया था लाहौर में कुछ अर्सा पहले, फैमिली केसेस की हद तक, लेकिन ये उस तरह पॉसिबल नहीं हो सका, मुमकिन नहीं हो सका। अब आप देखें कि मैं वकील हूँ, मुझे सुबह अगर 9 बजे कोर्ट लग रही है तो मुझे 8:50 पे कोर्ट पहुँचना होता है। जब भी केस मेरा कॉल होगा तो मुझे जज साहब के सामने पेश होना है। अगर मैं उस वक्त मौजूद नहीं हूँ तो ज़ाहिर है वो मेरी बारी ख़त्म हो जाएगी, अगला केस जो है वो कॉल हो जाएगा। और इसका नुकसान मेरी रेपुटेशन को तो नुकसान है ही है, मेरे क्लाइंट को भी नुकसान है जिसने मुझे पैसे दिए हुए हैं अपने काम के लिए, मेरी खिदमात हासिल की हुई हैं। तो सुबह 9 से अगर मैं शाम 3 बजे तक, 4 बजे तक, और उसके बाद अगले दिन के केसेस तैयार करने के लिए मैं रात 8 बजे तक ऑफिस रुका हुआ हूँ, तो ये बहुत हेक्टिक हो जाएगा। दिन में भी मैं अदालतों में पेश हूँ, शाम में भी मैं अदालतों में पेश हूँ, फिर केस की तैयारी का वक्त नहीं मिलेगा। तो मेरा ख्याल है ये मुमकिन नहीं है, उस तरह पॉसिबल नहीं है। सही। वलाद हुसैन अमान साहब कह रहे हैं कि मेरे सवाल का जवाब मिला, वकला गर्दी का तदारुक कैसे मुमकिन है? वो कह रहे हैं कि सोल्यूशन जो वकला गर्दी को स्टॉप करने के लिए। सर इसके ऊपर बार काउंसिल हैं, सूबे की बार काउंसिल हैं, मतलब हम पंजाब में हैं तो पंजाब बार काउंसिल है। इसके नीचे फिर तमाम शहरों में बार काउंसिल है, सपोज हाफिजाबाद है, गुजरावाला है, लाहौर है। तो इन बार काउंसिल्स को बड़ा एक स्ट्रिक्ट जो है वो एक लेकर आना होगा लाए अमल, कि वकील साहब के खिलाफ अगर कोई शिकायत आती है, और मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर किसी वकील साहब के खिलाफ आपको कोई मसला मसाइल है तो आप पंजाब बार काउंसिल को उन वकील साहब के जो जो भी
उनसे शिकायत है, वो सारे सबूत लगाकर पंजाब बार काउंसिल को आप भेज सकते हैं। और बहुत सारे केसेस यहाँ पर मौजूद हैं, वकीलों की बाज़-पुरस होती है, और इस बार काउंसिल को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और ये तदारुक ऐसे ही हो सकता है कि जब हम खुद जो है वो खुद एहतसाबी का अमल शुरू करें, और हमारी जो लीडरशिप है वो ऐसे लोग जो गुंडागर्दी करते हैं, जो गलत काम करते हैं, उनके लाइसेंस कैंसिल किए जाएं, लाइसेंस मुअत्तल किए जाएं, कुछ लोगों को सजाएं होंगी, तो फिर बाकी लोगों को पता चलेगा कि हमने कानून के दायरे से बाहर नहीं निकलना, हमने कानून के मुताबिक ही काम करना। बिल्कुल सही, थैंक यू सर। और अली जैन पूछ रहे हैं, सर ताहिर चौधरी साहब, मदारिस कल्चर और मुल्ला के रवायती रवैये पर तहरीरी सिलसिला बहुत शानदार था। आप लाहौर के किन मदारिस में ज़ेरे तालीम रहे हैं? मतलब मदारिस को स्कूल से कन्वर्ट करने में। सर मैं नाम तो नहीं उस तरह बता सकूंगा, लेकिन बड़े मारूफ मशहूर जो हैं वो मदरसा था वो, और बल्कि यूनिवर्सिटी उसको कहा जाता था। पूरे मुल्क में उसकी ब्रांचेज हैं। वहाँ पर मैं रहा और मैंने करीब से इस सिस्टम को देखा, और इसी वजह से मैं थोड़ा कभी अगर कुछ लिखता हूँ 4-5 लाइनें, तो हकीकत के मुताबिक लिखने की कोशिश करता हूँ। और वहाँ पे भी मेरी कोशिश होती है कि उस निज़ाम को भी बेहतर किया जाए। मदारस के ऊपर या वहाँ का जो निज़ाम है उस पर तनकीद का मतलब ये नहीं है खुदा न खास्ता कि हम चाहते हैं कि ये सिस्टम ख़त्म ही हो जाए, या खुदा न खास्ता ये किसी मज़हब या इस्लाम के ऊपर कैसा, बल्कि हम चाहते हैं कि इस्लाहात हों जदीद दुनिया के मुताबिक, जदीद तकाज़ों के मुताबिक, सिलेबस में चीज़ें बेहतर हों, और वहाँ जो तालीम देने का तरीका है उसमें बेहतरी आए। सही। अच्छा, आपने ये बात इन्होंने छेड़ दी है तो अली जैन ने, तो मैं इससे एक मुतलका सवाल मेरा भी है, वो ये है कि बहुत सारी आपकी मैं पोस्ट देखता हूँ एज ए कारी, एज ए मतलब रीडर, तो उसमें बहुत सा आप कानूनी दफा लगाते हैं, आप बताते हैं कि ये जना का केस है, ये रेप का है, ये फलाना है, या शादी तलाक का मामला है, या दूसरे और जो जनरल सोशल जिनमें डोमेन आती है। तो उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारा एक तबका जिनको लगता है कि शायद आपने उनकी कोई मजहबी तौहीन कर दी है, आपने वो दिफा बताकर, आपने किसी केस की मिसाल देकर, आपने अदालती नज़ीर का हवाला देकर, ये क्या रवैया है? और ये मतलब क्या आपका कोई सर्टन कोई मतलब जानबूझ के आपकी एंगलिंग होती है इस तरह की, या वाकई ही मतलब वो जेन्युइन पाकिस्तान के लॉज ऐसे हैं कि जो इन तबकात को हजम नहीं है? अच्छा, इसमें आप देखें कि आप अगर कभी, आपका भी डेफिनेटली बड़ा एक्सपीरियंस है, अगर आप कभी ऐसी कोई चीज़ लिखें जो किसी एक सियासी जमात की फेवर में जा रही हो, तो दूसरी सियासी जमात के जो लोग हैं वो आपके ऊपर वो एक टैग लगा देते हैं, वो एक मखसूस नाम से आपको पुकारते हैं। तो हम लोग शायद फ़ौरन जो है वो फैसला कर लेते हैं किसी भी बंदे के बारे में, किसी शख्सियत के बारे में, और मज़हब के ऊपर अगर बात की जाए या किसी मजहबी शख्सियत के ऊपर बात की जाए, तो कह दिया जाता है जी ये तो आपने तौहीन कर दिया, ऐसा कर दिया। मेरा ये है कि इस्लाम उसने आकर शख्सियत परस्ती जो है उसको ख़त्म करने की तरफ कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को इस हद तक ले जाएं कि वो पैगंबर उनको बना लिया जाए कि उनसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती, उनकी किसी गलती के ऊपर बात नहीं की जा सकती। तो किसी आलिम दीन या किसी मौलाना साहब के ऊपर बात करना, अगर कोई उनका कोई गलती है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये तौहीन मज़हब है या खुदा न खास्ता आप उसको वो एंगल दे रहे हैं। फिर तो आप कभी भी किसी भी इदारे के ऊपर तनकीद ही नहीं कर सकेंगे। मैं अगर किसी वकील साहब के ऊपर तनकीद करूँगा तो वो कहेंगे जी डॉक्टर भी तो ऐसे कर रहे हैं। मैं डॉक्टर के ऊपर अगर तनकीद करूँगा वो कहेंगे वकील भी तो ऐसे कर रहे हैं। फिर तो कभी भी किसी के ऊपर भी किसी खराबी के ऊपर बात ही नहीं हो सकेगी। लेकिन जो आप मैं स्पेसिफिक कहता कुछ जो आप केसेस की बात करते हैं, वो तो पाकिस्तान पिनल कोड से, या आप उनकी दफात या उनका जो सोल्यूशन है, या पाकिस्तान का कानून उस बारे में क्या कहता है, ऑर्डिनेंस क्या कहते हैं, आप तो वो बात करते हैं। तो उन पे लोगों को क्यों एतराज होता है? अगर लोगों को एतराज है कि ये वाकई इस्लाम के खिलाफ है, ये चीजों के खिलाफ है, तो लोग मतलब बाकायदा जो अपने फोरम है उसका, जो कानून साजी का जो लेजिस्लेटिव जो इदारे हैं, उनके थ्रू चेंज करवा लें। ये इतना मतलब क्यों लोग अपना, जैसे जैसे छोटी छोटी चीजों पे आइली कवानीन के अंदर और दूसरों में बड़ा एक शदीद रद्द-ए-अमल आता है लोगों का पोस्ट के ऊपर। मेरे ख्याल ताहिर साहब का थोड़ी सी विंडो फ्रीज होगी। आप लोगों के कोई और कमेंट्स हों तो जरूर बताएं। उसामा राशिद आए हैं, थैंक यू, ये मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं बचपन के। वो कह रहे हैं कि गुड आफ्टरनून नवीद भाई, थैंक यू। और वो कह रहे हैं कि अमेजिंग, थैंक यू सो मच।
और कुछ मैंने छोड़े थे कमेंट्स, अभी आते हैं तो मैं उनको ऐड करता हूँ। आप लोगों के सवालात हैं और फिर कुछ और मेरे सवालात भी हैं, जैसे ही आते हैं। कोई भी सवाल इस वक्त आपके जहन में आ रहा हो, कुछ भी आप पूछना चाहें, अदालती निज़ाम, वकीला के मुतल्लिक, कोई आप कानूनी मशवरा लेना चाहें, अभी हम हमारे साथ लाइव हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना मैक्सिमम है ये वक्त दे सकें, हम इनसे जान सकें, हम साथ साथ इनसे पूछते हैं ताहिर चौधरी साहब से कि क्या मामलात हैं, कैसे आप इनको चीज़ों को देखते हैं। दोबारा मेरा ख्याल है वो आ गए हैं, हम इनको करते हैं। सर। हाँ जी, मेरा ख्याल है डिस्कनेक्ट हो गया था कोई दोबारा। कोई कोई इशू नहीं सर। मैं मेरा सवाल सर ये था कि स्पेसिफिकली मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आप किसी मतलब अपनी तहरीर से हटके जो आप एक पोस्ट लगाते हैं जो किसी फैसले जी की जी। होती है या पाकिस्तानी कानून की होती है, तो वो ठीक। किसी मसलक से या लोगों से वो उनको मतलब वारा नहीं खा रहा होता। फॉर एग्जाम्पल आप शादी के ऊपर बात कर लें, आप मतलब अपना किसी तलाक के इशू के ऊपर बात कर लें, किसी निकाह पर निकाह की बात कर लें, किसी को जो बेसिक इंसानी हकूक जो कवानीन के अंदर मौजूद है, जो ऑर्डिनेंस के अंदर मौजूद है, उनके ऊपर जब आप बात करते हैं तो वो लोग उसके ऊपर भी बड़ा शदीद आपको कई दफा रिएक्शन देते हैं। तो ये मैं आपसे जानना चाह रहा था कि क्या वजह है, ये क्या सीन है? मतलब वही कवानीन मौजूद है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ही आपकी किताबों में, उन्हीं को आप कोट करते हैं, तो फिर क्यों ये तकलीफ क्यों है लोगों को? सर, जब हम कानून की बात करते हैं या जब मैं कानून की बात कर रहा होता हूँ, तो उस कानून से मुराद पाकिस्तान का जो कानून है वो कानून होता है। वो किसी मसलक का कानून नहीं होता। मैं पर ये दूंगा, तलाक का एक मसला ले लें। पाकिस्तानी कानून कहता है कि तलाक तब होती है जब कोई भी बंदा जो तलाक दे रहा है वो एक नोटिस भेजेगा अपनी वाइफ को और मुतल्लिका यूनियन काउंसिल को, और उस नोटिस भेजने के 90 दिन जब गुजर जाते हैं तो वो यूनियन काउंसिल तलाक मौसर होने का सर्टिफिकेट जारी कर देगी। ये है पाकिस्तान का तलाक का कानून। डॉक्यूमेंटेशन जो है वो रिक्वायर्ड है, सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है यूनियन काउंसिल से। ज़बानी कलामी जब मैंने या किसी ने तलाक दे दी, उसका कोई सबूत ही नहीं है, तो वो तलाक जो है वो पाकिस्तानी कानून उस तरह नहीं मानता। यहाँ पर शरीयत के कवानीन मुख्तलिफ हैं। मतलब एक मसलक कहता है कि एक ही जगह पर बैठकर 3 दफ़ा तलाक का लफ्ज़ अगर बोल दिया जाए तो वो 3 तलाक़ें हो गई खातून को। दूसरा मसलक कहता है कि नहीं, एक ही जगह पर बैठकर अगर 3 तलाकों का लफ्ज़ बोल दिया गया तो ये 3 तलाक़ें नहीं होंगी, ये 1 तलाक होगी। तो ठीक चूँकि है। ये मुख्तलिफ जो मसालिक हैं, उनकी जो फ़िक़े हैं, उनमें आपस में इख्तलाफ है। तो पाकिस्तानी कानून एक बना दिया गया जो एक जामे किस्म का कानून है, जिसमें कोशिश की गई कि कैटर किया जाए इन तमाम ये जो इस तरह की पेचीदगियाँ आती हैं मामला उस पे। तो ठीक मैं है। जब तो मैं जब बात करता हूँ किसी भी मौजू के ऊपर, किसी कानून के ऊपर, तो वो पाकिस्तानी कानून से मुराद होता है। किसी ख़ास मसलक का कानून जो है वो मुराद नहीं होता। तो आप उसको अगर गैर शरई समझते हैं तो ये आपका नुक्ता नज़र, आपका मौक़िफ़ तो हो सकता है, लेकिन पाकिस्तानी कानून वही है जो हम लोग अदालतों में प्रैक्टिस करते हैं और जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा सर, इससे तलाक से निकाह मेरे जहन में आ गया, और निकाह से कोर्ट मैरिज, और जो लोग खुफिया शादी कर लेते हैं या छुप के, या एक गली के अंदर घर के अंदर बैठ गए दोस्तों के साथ चार, और उन्होंने आपस में वहां पर इजाबो कबूल कर लिया। अब वो किसी शौहर ने नादरा में रजिस्टर नहीं कराया, यूनियन काउंसिल में नहीं करवाया उस बंदे ने, ठीक है, लेकिन बीवी के साथ ताल्लुकात भी उसने कायम कर लिए। अब उसकी क्या हैसियत है पाकिस्तानी कानून के अंदर? क्या वो मतलब नलीफाई होता है? क्योंकि ऐसी लड़कियों को फिर बाद में मतलब शादी के लिए, और वो फिर बाद के केसेस आते हैं कि निकाह पर निकाह है और फलाना है। ये मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि या क्या ये ऐसा निकाह करना जायज़ है किसी के साथ? दूसरी शादी के केस में खुसूसन ऐसे सुनने में आता है कि पहली बीवी की इजाज़त ली तो वो भी नाजायज़ है, पहली आपकी पहली शादी है तो भी ये नाजायज़ है क्योंकि ये आपने कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई इसकी। लेकिन वो शरई तौर पे तो वो हो जाता है क्योंकि ज़ाहिर है 4 निकाह बैठे हैं। इस पे थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई कर दें थोड़ा। अच्छा, ऐसा है कि शरई तौर पर तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि निकाह हो जाता है। 2 अक्ल बालिग अफ़राद हैं, लड़का-लड़की हैं, और 2 गवाहान भी मौजूद हैं, जो कि शरीयत का तकाज़ा है। उनकी मौजूदगी में अगर इजाबो कबूल हो जाता है, अपनी आज़ाद मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं, तो वो ओके है। ठीक है। 1961 से पहले तकरीबन इसी तरह ही शादियाँ होती थीं। कोई प्रॉपर उनकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, रजिस्ट्रेशन वो नहीं होती थी। 1961 हुँ, में मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस जो है वो आया, और उसमें कहा गया, एक निकाहनामा एक बना दिया गया, एक स्केच बना दिया गया कि आइंदा से जो भी निकाह होगा वो इस स्केच के मुताबिक होगा। यहाँ पर वो सारे क्रेडेंशियल्स वगैरह लिखे जाएंगे,
और यूनियन काउंसिल में इसको रजिस्टर्ड करवा दिया जाएगा। फिर इससे ये होगा कि ये अब कानूनन भी और इसका एक सबूत भी महफूज है हुकूमत के पास, हुकूमती इदारे के पास महफूज है कि ये फलां जो शख्सियात हैं वो निकाह याफ्ता है, एक दूसरे के साथ जो है वो ताल्लुक़ में है। अब इस तरह के जो निकाह हैं आजकल, शरन तो हो गया निकाह, लेकिन जब तक उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है तो उसको उस लड़के के खिलाफ या लड़की के खिलाफ वो कोर्ट कचहरी में केसेस वगैरह कर दिए जाते हैं। बहुत सारे केसेस, बल्कि केसेस आते ही इस तरह के हैं कि लड़का लड़की ने निकाह किया तो लड़की के वालिदैन ने वो लड़के के खिलाफ एक वाह का पर्चा करवा दिया 365 बी का। तो अब यहाँ पर लड़का जो है वो बड़ी बुरी तरह फंस जाता है, जब तक कि लड़की कोर्ट में उसके हक में स्टेटमेंट ना दे कि जी मैंने अपनी आज़ाद मर्जी से इसके साथ निकाह किया है, मैंने खुद अंगूठे लगाए हैं आज़ाद मर्जी से। अगर ये स्टेटमेंट देगी तो फिर तो लड़के की बचत हो जाएगी। अगर लड़की वहाँ पर मुकर जाती है कि नहीं मैंने अपनी आज़ाद मर्जी से निकाह नहीं किया, ये ज़बरदस्ती मुझसे अंगूठे लगवाए गए, तो फिर इस शख्स की, इस बंदे की वो ज़िंदगी आप समझें कि तबाह हो गई, वो अब जेल के पीछे ही जाएगा। तो बेहतर यह है कि उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करवाए, उसको रजिस्टर्ड करवाए। चलें जी जनाब, जितने भी लोग सुन रहे हैं जो किसी भी तरह की एडवेंचर के का कभी जिंदगी में सोच भी रहे हैं, तो ये बड़ा ख्याल रखें कि लड़की का पाँव पे खड़े होना बड़ा जरूरी है। इसलिए जो है ना आपकी जान जो है ना वो मुस्तकबिल और करियर सब, वैसे ऐसी हरकत ना करें बेहतर है। लेकिन जो है ना ये ताहिर साहब इस पे बहुत लिखते हैं, मैं इसलिए ये सवाल लाया हूँ क्योंकि अमूमन मतलब ज़ाहिर है खवातीन पे तो बहुत मतलब जुल्म है, ये एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत बात करते हैं, लेकिन इस किस्म का जो अदालती और कानूनी जुल्म है ये मर्दों के ऊपर भी ठीक ठाक है। तो ये आगे सवाल आया है कि सर जो जायदाद दादा के भाइयों के साथ अभी तक शरीक हो, वो जमीन दरिया से निकली, कागजों में दादा के नाम है लेकिन वहां दादा के भतीजे काबिज हैं, इसका क्या किया जाए? ये बहुत मुश्किल सा सवाल है, मुझे समझ नहीं आया। वो ये कह रहे हैं कि दादा एक जमीन थी वो दरिया से निकल आई, पहले उस पर दरिया था तो वो हिस्से हाँ बकरे हाँ, नहीं हुए, ट्रांसफर नहीं हुई। अब ठीक है दरिया से निकल आई तो वो दादा के नाम ही है, और दरिया से निकली तो ठीक है। कब्जा वो दादा के दूसरे औलाद के, मतलब वो भतीजे जो थे उसके कजन शजन हम्म, उन्होंने कब्जा कर लिया, लेकिन वो लीगली अब उनकी भी है, उस दूसरी जनरेशन बिल्कुल की भी। ऐसे ही। तो वो कह रहे हैं कि अब इसका क्या करें? बिल्कुल, इसमें आप कोर्ट में जाएं, सिविल कोर्ट में जाएं, अपना इस्तकरार हक के लिए, अपनी जायदाद के लिए, विरासत में आपका हिस्सा बनता है। जिस तरह आप कहते हैं कि आपके चचा या ताया के बेटों ने उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है, जिस तरह आपके चचा और आपके ताया का उस ज़मीन में हिस्सा है, आपके वालिद का भी उस ज़मीन में बिल्कुल उसी तरह हिस्सा है, और आपको वो दिलवाया जाएगा। दादा की विरासत में आपको हिस्सा मिलेगा, आपके वालिद का जो हिस्सा है वो आपको मिलेगा। तो ये सिविल कोर्ट का फोरम है इसका प्रॉपर या, जो है। या। ठीक है। कमर जुबान कह रहे हैं कि सलामत रहें सर, और आयशा सादिया कह रही है इसलिए कहते हैं कि कचहरी की हवा भी पैसे खाती है। ये गालबन उन्होंने अपनी वो जो पहले वाली हमारी बात चल रही थी उसमें उन्होंने कहा होगा। और नायला चौधरी कह रही है पेरिस से कि इनसे ये पूछें कि पाकिस्तान में क्राइम करने वाले प्रिजनर्स को ज्यादा साइकेट्रिक सहूलत क्यों नहीं दी जाती, जल्दी उसको सजा दे देते हैं, उससे ये क्राइम क्यों कमिट किया वजह नहीं पूछते, ये कोशिश नहीं करते। साइकिक एवेल्युएशन उनका होता है हमारी जेलों में, और ताकि वो दोबारा मुफीद शहरी बन के निकले, ना कि हम, हमारी जेलें तो वैसे ही यूनिवर्सिटी अच्छा, बन मेरे जाती हैं। बैटरी बैटरी इसकी बिल्कुल तकरीबन लो थी, तो मैंने इसको चार्जिंग पर लगाया। सिर्फ 1 मिनट मुझे ठीक है। दीजिएगा। आप कोई पावर बैंक वाला जोड़ लीजिए, मैं वो ज्यादा समझ लेता हूँ। मैंने अपना खुद पावर बैंक लगाया वैसे। अच्छा चले, ये मैंने लगा दिया, अभी कनेक्ट कर दिया, लेकिन उसके लिए मुझे वो रिमूव करनी पड़ी है, हैंड फ्री रिमूव करनी पड़ी है। तो ठीक है, ठीक। अभी आवाज़ मेरा खरा थोड़ा। थोड़ी सी आवाज कम हो गई है अच्छा, आपने आपकी। चले मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा पास होके बात करूँ ज़रा, क्योंकि ठीक। मेरा पॉड एक ही लगेगा, वो लगेगा या। आपको सवाल समझ आ गया था? जी जी।
अच्छा, बात की रिफॉर्म्स की कि इस्लाह जो है वो क्यों नहीं की जाती। कानून में मुख्तलिफ थीरी मौजूद हैं, उन्हीं एक रिफॉर्मेटिव थीरी भी है, एक डेटरेंट थीरी भी है कि जो जुर्म करे उसको एक जो जूरिस्ट हैं वो कहते हैं मारूफ को सज़ा दी जाए, पनिश किया जाए। एक जूरिस्ट हैं नॉर्मेटिव थ्योरी वाले, जो जूरिस्ट हैं वो कहते हैं कि नहीं, उसकी इस्लाह की जाए। आप अक्सर देखते होंगे, आप अगर किसी जेल में अगर कभी आपने विज़िट किया है, कभी गए हैं जेल में, तो वहाँ पर लिखा होता है कि नफ़रत जो है वो मुझसे नहीं, नफ़रत जुर्म से की जानी चाहिए। तो हमारे यहाँ पर हालात ऐसे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो हालात से मजबूर होकर कानून को हाथ में लेते हैं, वज़न करने पर मजबूर होते हैं। तो बात ठीक है, बिल्कुल अल्लाह की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जेलों में भी ऐसा है, वहाँ पर भी बताया जाता है कि यहाँ जो कैदी हैं, उनको कैटेगरीज़ हैं जराइम की, उनको लगा जाए और उनके जुर्म इस्लाह की कोशिश की जाए, वहाँ पर उनको पढ़ाया जाए, अपनी तालीमात दी जाए, उनको जो दुनियावी तालीम है वो दी जाए। तो रिफ़ॉर्म्स की तरफ तवज्जो होनी चाहिए और उसका नुस्खा उसके ऊपर अमल नहीं हो। सही। उसामा कह रहे हैं गुड आफ्टरनून नवीद भाई, और सादिया नज़ीर कह रही है कि जूरिस्प्रूडेंस और इस्लामिक लॉ में क्या फ़र्क है और वो लॉ प्रैक्टिस क्यों नहीं किए जाते? जूरिस्प्रूडेंस पे उन्होंने सवाल सॉरी, पूछा और इस्लामिक, आवाज़ आपकी समझ नहीं आई मुझे। वो कह रही है सादिया कि जूरिस्प्रूडेंस और इस्लामिक लॉ में क्या फ़र्क है और वो लॉ प्रैक्टिस क्यों नहीं किए जाते? अच्छा, इस्लामिक लॉ यहाँ पर मैंने जिस तरह कहा ना कि जो शरीयत के जो कवानीन हैं उनमें आगे फिर मुझे लगता है कि मसलकी इख्तलाफात इस तरह के होते हैं। एक मसला कहता है कि हमारा ये के मुताबिक ये इस तरह है, एक तो इख्तलाफात बचने के लिए कोशिश ये की जाए ऐसे कवानीन बना दिए जाएँ जो तकरीबन जनरल से कानून हों और जिनमें शरीयत का जो तकाज़ा है, शरीयत जो चाहती है, जो उसका मतलूब है, वो भी उसमें ऐड किया जाए। तो फिर ये कवानीन जो हैं वो इसी तरह बना दिए गए और वहाँ पर फेडरल शरीयत कोर्ट और इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के इदारे मौजूद हैं। वो अगर समझते हैं कि कोई ऐसा कानून है जो इस्लामी अहकाम की रूह के मुनाफ़ी है, तो उसको वो ख़त्म करने के लिए वो है, वो कैसी है। लेकिन कवानीन जो है वो, मुझे जो लगता है, जो मेरा अपना तजुर्बा है, जो मेरी अपनी थोड़ी बहुत जो समझ-बूझ है, मुझे नहीं लगता कि ये गैर शरई कानून हैं या शरीयत से मुतज़ाद है। मुझे लगता है कि ये ठीक हैं। ज़माने की ज़रूरत के मुताबिक और हिसाब हर जदीद दौर के मुताबिक उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली जो है वो करनी पड़ती है और ये तब्दीली और होती है हमेशा। सही। मसूद राशिद एडवोकेट पूछ रहे हैं ताहिर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको मुबारक हो। जहां तक वकला गर्दी की बात है वो इतनी ज्यादा नहीं है जितनी नुमाया की जाती है। कुछ वाकयात होते हैं जिनकी मजम्मत भी की जाती है, लेकिन वकला पर मुजालिम बहुत ज्यादा होते हैं जिनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। मीडिया को चाहिए कि हर पहलू उजागर करे। सर मैं तो मीडिया नहीं हूँ, मैं तो सोशल मीडिया हूँ, और मैं तो हर पहलू जितना हो सक रहा है उजागर कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। मैं तो एक जो कॉमन सवालात हैं, जो हमारी परसेप्शन है, जो आप लोगों का फीडबैक है, जो आप लोगों के सवालात हैं, जो आप लोगों ने बहुत अरसे से सोशल मीडिया पे या वैसे आम जिंदगी में देखते हैं, मैं तो उन्हीं चीज़ों को उठाकर इनके सामने रख रहा हूँ। और ताहिर साहब को पूरा मैं मौका दे रहा हूँ कि वो जैसे चाहें मतलब उसके ऊपर कमेंट करें, और जैसे चाहें मतलब अपना ना उसको डिफेंड करें या उसको उस इल्ज़ाम को रिजेक्ट, अगर रिजेक्ट करना चाहें तो रिजेक्ट करें। मैं इसमें बिल्कुल कोई किसी किस्म का ताहिर साहब को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा। वो ये कह रहे हैं कि आप वकला पर मजालिम भी बहुत ज्यादा होते हैं जिनको नजरअंदाज किया जाता है, तो मीडिया को चाहिए कि हर पहलू को उजागर करे। तो मैं ये कह रहा था कि मैं तो इनसे सवाल पूछ रहा हूँ जो कॉमन क्वेश्चन है, बाकी मतलब ताहिर साहब पे छोड़ रहा हूँ कि उनको जैसे चाहें एड्रेस करें। तो बाकी मुजालिम होते हैं वकला पर। ये बात ठीक है इनकी। हम जब ज़वाल आता है किसी भी मुआशरे के ऊपर, तो फिर हर शोबा जो है वो उसका उसका निशाना बनता है, उसका शिकार होता है। आज वकला देख लें, आज टीचर्स देख लें, आज आप डॉक्टर्स देख लें कि किस तरह स्ट्राइक की जाती है, ओपीडीज़ बंद की जाती हैं, जो कि जंग के दिनों में भी हॉस्पिटल को बंद नहीं किया जाता।
तो वही बात है कि जब जवाल आता है तो फिर हर शोबे के ऊपर आता है, मुआशरे के ऊपर। तो हम भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं। कमियाँ कोताहियाँ डेफ़िनेटली मौजूद हैं और उनको बेहतर करना, जब तक हम अपनी छोटी-सी गलती को भी तस्लीम नहीं करेंगे और उसको बेहतर करने की तरफ हम तवज्जो नहीं देंगे, मानेंगे नहीं हम जब तक, तो मेरा नहीं ख्याल बेहतरी की तरफ कोई तवज्जो सोचा जा सकता है या कदम बढ़ाया जा सकता है। सही। एम ताहिर साहब कह रहे हैं कि बहुत खूब, और आयशा सादिया कह रही हैं कि यूनियन कौंसिल इस बात को यकीनी क्यों नहीं बनाती कि निकाहनामा पूरा पुर हो, क्योंकि बहुत से खाली खाने कटवा दिए जाते हैं, खुसूसन औरत के हकूक वाला। अगर पुर नहीं तो जमा ना किया जाए। सर, मुझे सही आवाज़ की डिस्टॉर्शन थी, इसी तरह समझ नहीं आया कुछ इसका। वो ये कह रही हैं कि यूनियन कौंसिल इस बात को यकीनी क्यों नहीं बनाती कि निकाहनामे की तमाम जो खाने हैं, शिकें हैं, वो पुर हों, और अगर वो फिल नहीं होती, खाने खाली कटवा दिए जाते हैं, क्योंकि औरत के हकूक वाले जहाँ पे उसको औरत को हकूक को मिलते हैं, और अगर पुर नहीं तो यूनियन कौंसिल उसको जमा ना करे। अच्छा, जो मुझे समझ आई भी, आवाज़ में थोड़ी डिस्टॉर्शन थी, ये मेरा ख़्याल है जो निकाहनामा है उसकी बात की जा रही है, जी जी कि जी। उसमें ऐसे कॉलम्स शिकें होती हैं जो ख़ातून के ऊपर बात करती हैं, वो नहीं है। अच्छा, 2015 में ये अमेंडमेंट कर दी गई कानून में, और जो निकाह खान और निकाह रजिस्ट्रार साहिबान हैं, उनके लिए ये लाजिम कर दिया गया कि वो निकाह नामे की जितनी भी शिकें हैं, वो मेरा 24 हैं या 25 हैं, उनमें से किसी खाली नहीं छोड़ेंगे। हम्म, वहाँ हाँ या ना लाज़मी लिखेंगे। उनकी बाकायदा जो है वो ट्रेनिंग की गई पूरे पंजाब में। अगर मैं पंजाब की हद तक बात करूँ, निकाह हम्म, रजिस्ट्रार साहिबान और सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल साहिबान की ट्रेनिंग की गई पूरे पंजाब में। और उस ट्रेनिंग का मकसद ही यही कि आपने ये जो जितने भी कॉलम हैं, इन कॉलम्स का एक मकसद है। ये किसी मकसद के लिए यहाँ पर रखे गए, लिखे गए। तो इनको लाजमिया फिल, अगर उसके ऊपर सिर्फ लकीर दी गई तो वो जो निकाह रजिस्ट्रार है उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, उसके लिए सज़ाएँ मुकर्रर की गई। तो अब जो है सूरत हाल बेहतर है, लेकिन आप लोगों को भी जो निकाह करवा रहे हैं, वो चाहे लड़की की तरफ से है, जो बड़े हैं उसके, या लड़के की तरफ से बड़े हैं, उनको चाहिए कि उस वक़्त जब वो निकाहनामा फ़िल किया जा रहा होता है तो उसको बड़ी तवज्जो के साथ, बड़े ध्यान के साथ उसको फ़िल करवाएँ। जो कुछ भी आप लिखवाना चाहते हैं, अगर दोनों फैमिलीज़ में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस तय थी, तो उनको प्रॉपर तरीके से वहाँ लिखवाएँ। बाद में बहुत सारे मसाइल ऐसे बन जाते हैं, वो अगर खुदा न ख़ास्ता कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो कहते हैं जी इसमें तो हमने ये लिखवाया था, हमने तो ये शर्त रखी थी, लेकिन यहाँ बाद में मसले मसाइल बने, तो उनसे बचने के लिए बेहतर है कि उस वक़्त बड़ी तवज्जो से उनको फ़िल करवाया जाए। सही। जिया शाह पूछ रही हैं कि हिज लीगल अवेयरनेस पेज लिंक प्लीज, वो मैं डिस्प्ले कर देता हूँ आपको। ये आपके सामने आ रहा है। फॉलो ताहिर चौधरी एट फेसबुक, facebook.com/tahir.ch.315। ये ताहिर चौधरी साहब का जो प्रोफाइल का लिंक है, इनको आप फ्रेंड लिस्ट उनकी पूरी हो चुकी है, एक गुंजाइश मैंने ली है, बाकी आप इनको फॉलो कर सकते हैं। और दूसरा जो इनका ऑफिशियल पेज है, वो है इंग्लिश और उर्दू दोनों में नाम है, उसका नाम है लीगल अवेयरनेस कानून जानिए, और उसका जो यूआरएल है वो है facebook.com/कानून.जानो। ठीक है, JANO कानून, KANOON, सॉरी QANOON, कानून जानो। ये मैं बार बार आपको आगे भी डिस्प्ले कर देता हूँ कमेंट्स के बाद। ठीक है, तो यहाँ, और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी ये डाला हुआ है इनका, तो आप लोग जरूर ताहिर साहब को दोनों जगह पे फॉलो करें। इनकी बहुत मतलब इंसाइटफुल, हर आदमी को ये जानना जरूरी है कि अपना ताहिर साहब, हम ताहिर पूछ रहे हैं कि ताहिर साहब, प्रॉमिसरी नोट जो कारोबार में चलते हैं, क्या उस पर नाकाबिले जमानत पर्चा होता है या कोई बचने की सूरत है? नहीं, मुझे समझ नहीं आया, तो आवाज़ में डिस्टॉर्शन थी। काबिले सर ज़मानत का आपने कुछ पूछा शायद? सर स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है कि ताहिर साहब, प्रॉमिसरी नोट जो कारोबार में चलते हैं, क्या उस पर नाकाबिले जमानत पर्चा होता है या कोई बचने की सूरत है? कारोबार में आप प्रॉमिसरी नोट लिख देते हैं ना कि मैं इसको अदा करूंगा। नहीं, ये में अवेलेबल होता है, लेकिन भी वो देखा जाता है कि कितनी अमाउंट है। अगर बड़ी अमाउंट इन्वॉल्व है तो फिर ज़ाहिर है मामला मुख्तलिफ होता है। छोटी अगर अमाउंट है तो फिर उसमें ये बेल हो जाती है, ये कोई ज़्यादा इशू नहीं होता इस पे। गुज्जर साहब कह रहे हैं कि
से सलाम टू ताहिर भाई, इट्स मी दानिश फ्रॉम पेरिस। पेरिस से आपके किसी चाहने वाले या दोस्त ने आपको सलाम भेजा है। और मोहम्मद शाहिद डोगर कह रहे हैं बहुत ग्रेट शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ग्रेट डियर ब्रदर, और शाहिद डोगर कह रहे हैं कि आई लव यू डियर ब्रदर। अच्छा, मुझे मुझे आप ये बताइएगा, मैं एक दो सवाल मेरे रह गए। आपकी बैटरी बैटरी कितने परसेंट हुई है? क्या चीज़? आपकी बैटरी कितने परसेंट है फोन की? मेरा हाल है, आवाज़ का मसला है, कुछ है, तारी भी है मैं जिस वजह से मैं रिफ्रेश करता हूँ। बेहतर। हाँ जी, रिफ्रेश कर लें, शायद उससे कुछ बेहतर हो। आप भी कर लीजिए। हो जाए। ओके, ओके, ओके। अब ठीक है, मेरे ख्याल व्यूअर्स को मेरी आवाज तो ठीक आ रही है। मुझे मुझे मतलब लग ये रहा है कि ताहिर साहब की तरफ डिस्टॉर्शन है, क्योंकि मेरी उनको नहीं पहुंच रही है और उनकी मेरी तरफ नहीं आ रही। अभी जैसे ही दोबारा आते हैं तो हम ये आयशा सादिया का सवाल पूछते हैं, तो जैसे ही वो बोलने लगते हैं, आपने जो सवाल पूछे हैं, अब एक दो सवाल और लेते हैं, फिर मेरे ख्याल सेशन के इख्तिताम की तरफ जाते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत अच्छा, बहुत ओवरवेलमिंग आप लोगों का रिस्पांस रहा है, और बहुत ज़बरदस्त आप लोगों के सवाल हैं। हमने कोशिश की है तकरीबन हर एक सवाल को लेने की, हर एक कमेंट को एड्रेस करने की, और ताहिर साहब से जो मतलब बेस्ट पॉसिबल था हमने उनसे पूछा है। अब आते हैं तो फिर हम उनसे बाकी करते हैं, फिर सेशन को अपना कंक्लूड करते हैं। आज बहुत माजरत है आप सब लोगों के साथ। ये कुछ चीज़ें, कुछ मामला ऐसे होते हैं कि मतलब हमारे हाथ में नहीं होते, इंटरनेट के मामला या टेक्निकल इश्यूज कोई आ जाए किसी भी साइड पर, तो लेकिन पूरी ईमानदारी से कोशिश है कि आप तक इसको पहुंचे। ताहिर साहब आगे हैं। जी सर, अब ठीक है, कुछ मामला बेहतर हैं? सर कुछ मामला बेहतर हैं? जी, अब आ रही है आवाज़। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, ये सवाल ये था कि आयशा सादिया ने अपनी कंटिन्यूटी में पूछा है, वो यूनियन काउंसिल वाली बात में करी, इट माइट बी बेटर बट नॉट गुड टिल नाउ, इट्स वेरी इनिशियल स्टेज, एंड हाउ कैन वी टॉक अबाउट फीमेल राइट ऑन 8 मार्च as a family family norm not allowed guardians to give rights on the day of wedding from both side grooms and parents। वो कह रही है कि ये जो निकाह में जो दोनों तरफ जो राइट्स दिए जाते हैं, दोनों तरफ से राइट्स नहीं दिए जाते खवातीन को, तो हम उस पे कैसे, मतलब क्या बात कर सकते हैं, कैसे क्या कहेंगे, आपकी टेक क्या है इसके ऊपर, खवातीन के राइट्स के ऊपर, और स्पेशली जो निकाह नामे में एज ए बीवी से जो राइट मिलते हैं? अच्छा, इसमें जो शिक्के हैं, ख़ास तौर पर अगर आप देखें, हक महर मुअज्जल लिखा जाता है, जिसको प्रॉम्प्ट हक महर कहा जाता है, और डेफर्ड हक महर गैर मुअज्जल। तो मकसद ही यही कि एक उसको थोड़ी सी प्रोटेक्शन हो खातून को। हमारी सोसाइटी में जिस तरह बात बे बात घर से निकाल दिया जाता है खातून को, तलाक का वो एक धमकी दी जाती है कि निकाल के तलाक दे देंगे, तो उसकी प्रोटेक्ट, अगर मर्द तलाक देगा तो उसको फिर हक महर देना पड़ेगा, वो मुअज्जल, तो उसमें जो है गैर मुअज्जल जो है वो बाद में दिया जाता है। इसके अलावा हक महर के अलावा भी मज़ीद उसमें आगे शिक्कें शामिल की गई, मसलन कॉलम नंबर 17 होता है निकाहनामा में, उसमें कहा जाता है कि इसके अलावा कोई और रखी गई है, मर्द के तलाक के हक पर कोई पाबंदी लगाई गई है, तलाक का हक औरत को तफवीज़ किया गया है या नहीं। तो इसके ऊपर बड़ी बात होने की ज़रूरत है, और इसके ऊपर अवेयरनेस की ज़रूरत है। और मैं इसीलिए कोशिश ये करता हूँ कि जो फैमिली हैं, जो फैमिली कानून से मुताल्लिक़, आइनी कवानीन से मुताल्लिक़ हैं, उनके ऊपर बात करूँ और वो शेयर करूँ। जब भी निकाह जो है ये एक सोशल एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिस तरह कोई भी मुआहदा होता है मेरे और आपके दरमियान, तो उस मुआहदे में जाने से पहले जब कंडीशंस तय की जाती हैं, तो बेहतर ये है कि दोनों साइडों के, दोनों फैमिलीज़ के जो बड़े हैं, वो पहले बैठकर वो एक ड्राफ्ट कर लें, उस निकाहनामे को फ़िल कर लें कि कुछ शर्तें हैं, अगर कोई शर्तें हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से वहाँ पर लिखा जाए। सिर्फ़ ज़बानी कलामी जो है वो चीज़ें
ना हो वहाँ पर। और फिर अगर खुदा न खास्ता बाद में इस तरह का कोई मसला मसाइल होता है, अलहदगी की तरफ मामला जाते हैं, तो फिर वहाँ पर जितनी लिखी हुई हैं उन शराइत के ऊपर अमल दरामद करवाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट तक जो केसेस जाते हैं उनमें कहा गया है कि मर्द ने उस वक्त या औरत ने जो उस वक्त जो शराइत कबूल की थी, उन शराइत के ऊपर अमल उसके लिए लाजमी है। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइएगा, आपको आवाज आ रही है साफ? आवाज साफ आ रही है आपको? जी कुछ बेहतर है अभी। आप अगर थोड़ा सा चार्ज हो गया, हैंड फ्री लगा सकते हैं? अगर थोड़ा सा चार्ज हो गया है तो। पहले पहले हम बहुत ठीक जा रहे थे, तो वो थोड़ा सा, मैं कह रहा हूँ कि सेशन को हम कंक्लूड करते हैं, दो चार सवाल और हैं बस, उसके बाद आपसे इजाजत चाहते हैं। जी अच्छा, हैंड फ्री से मेरा ख्याल आवाज़ बेहतर आती है, उससे जी आपकी जी, आप डिस्टॉर्शन बेहतर हो आती है। गई, आवाज बेहतर हो गई। अच्छा सर, ये जो बात हो रही है ना शादी निकाह नामे और औरत के राइट्स की, इसमें बहुत बड़ा, क्या मुझे पहले मेरी तस्दीक कर दी है, क्या पाकिस्तान का जो कानून है वो औरत को तलाक का हक देता है या नहीं? यस या नो? किसका किसका दोबारा पूछेगा? क्या पाकिस्तान का कानून औरत को तलाक देने का हक देता है कि मर्द को तलाक दे सके? बिल्कुल है, ये निकाहनामे में बाकायदा मेरा ख्याल है कॉलम नंबर 18 है या 19 है, उसमें ज़िक्र है, जिसमें पूछा जाता है निकाह के वक्त क्या मर्द ने तलाक का हक औरत को तफवीज़ कर दिया है। अगर तो इनकी आपस में ये पहले बात हुई भी है कि तलाक का हक आप मुझे भी दोगे, तो फिर वहाँ पर लिखा जाता है कि जी तलाक का हक तफवीज़ कर दिया गया औरत को, और अगर नहीं तो फिर वहाँ पर नहीं लिखा जाता। तो सर, ये इसको मर्द हक शादी के टाइम, या उसके घर वाले इसको बाय डिफॉल्ट ही काट दे, शिक्म नंबर में 19 या 21 है, ये बाय डिफॉल्ट क्यों नहीं है? औरत भी बराबर की शहरी है, औरत के पास ये बाय डिफॉल्ट राइट क्यों नहीं है कि मर्द को जब चाहे वो तलाक दे सके, जैसे मर्द तलाक देता है? बेशक वो एक तलाक कंसीडर हो जो पाकिस्तान का कानून है, लेकिन औरत को भी बराबरी में तलाक का हक क्यों नहीं है हासिल? बस ये हमने जैसे बताया कि हमारे यहाँ पर कवानीन को बताया गया कि शरीयत के मुतसादिम ना हो, शरीयत के मुताबिक हों। तो जो मुझे थोड़ा समझ आता है कि शरीयत में उस तरह औरत को तलाक का हक बुनियादी तौर पर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिया गया। बाद में ये मैंने चूँकि मैंने आपको बताया थोड़ा मैं मदारस में कुछ पढ़ा हुआ हूँ, मैंने थोड़ी सी फ़िक़्ह पढ़ी हुई है, तो वहाँ पर उस फ़िक़्ह में बाब तफ़वीज़ तलाक का जो बाकायदा एक बाब है वो मौजूद है। मतलब शरीयत में भी ये है कि औरत को भी तलाक का तफ़वीज़ किया जा सकता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं कर, उनका आपस में टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे तय हुए हैं, तो फिर लिखा जा सकता है, और फिर औरत भी बिल्कुल उसी तरह मर्द को तलाक दे सकती है जिस तरह मर्द औरत को तलाक दे सकता है। क्योंकि अगर ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, तो देखें, मर्द निकम्मा हो, शराबी हो, दूसरी औरतों के साथ ताल्लुकात हो, मारपीट करता हो, वो अपना मतलब बदतमीज हो, उसके मतलब बाकी जो राइट्स को स्लब करता हो, तो मेरा ख्याल है कि औरत के पास भी ये एक्सरसाइज इक्वल होनी चाहिए। और इसी पे मेरा ख्याल है ख्वातीन पूछ रही थी। अलीजान साहब कह रहे हैं कि नवीता गौरी साहब, आपने बहुत अच्छा सिलसिला शुरू किया, इतनी बेहतरीन शख्सियात को अवामी राब्ते में ला रहे हैं, सलामत रहे। थैंक यू सर, जजाकल्ला। और ये शख्सियात का करम है, ये आ जाते हैं, मैं इनको बुलाता हूँ तो मेहरबानी करते हैं, शफकत करते हैं, और इन्हीं का और शो मेरे होता है। आप आप खुद माशाल्लाह बहुत बेहतरीन काम करते हैं, और मेरे ज़हन में था मैं कभी आपका इंटरव्यू करूं। इन शख्सियात में आपने जो सब में किया, जिसमें हम लोगों को आपने शख्सियात बना दी, हम तो आपका एक इंटरव्यू होना चाहिए जिससे आपसे भी बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होंगे। कभी मुझे मौका मिला तो मैं आपका इंटरव्यू करूँगा। सर आज, लेकिन मेरे पास तो सवालात ही होते हैं, बातें कम होती हैं, मैं क्या थोड़ा बहुत लिखता है, बस यही शौक होता है। आगे वैस नासिर साहब कह रहे हैं, तारिक साहब जैसा सलामत रहे। अच्छा, आपके लिए और काफी दुआया पैगामात हैं। बहुत जनरली बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव मतलब फीडबैक है आपके लिए, और माशाल्लाह बहुत फॉलोइंग है आपकी, जिन्होंने ये सेशन इस वक्त अटेंड किया है हमारे साथ। अच्छा सर, मैं एक आपसे एक और बात, जो थोड़ा सा एंगल से, एक एक मुझे शुमारियात में, अगर पाकिस्तान या पंजाब या आपकी जात जात में जो तजर्बात मुशाहदात आए, ये ज्यादा, अगर हम एक चार्ट ड्रॉ करें, पाई चार्ट बनाए, तो ज्यादा परसेंटेज ऑफ केसेस किस किस्म के होते हैं, कौन से होते हैं पाकिस्तान के अंदर या लाहौर के अंदर या आपके सामने? अच्छा, हर इलाके में मुख्तलिफ जो केसेस हैं उनकी नौइयत मुख्तलिफ हो जाती है। लाहौर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैटर ज़्यादा हैं, फैमिली जो मसाइल हैं, जो केसेस हैं, आइली जो ख़ानदानी झगड़े हैं वो ज़्यादा हैं। इसी तरह यहाँ पर कॉरपोरेट साइड के केसेस ज़्यादा हैं।
क्राइम जो है वो कंपैरेटिवली कम है। जिस तरह आप दूसरे थोड़े से बैकवर्ड एरियाज़ में चले जाएं जहाँ पर लोगों के आपस में दुश्मनियाँ हैं ये वो उस तरह, तो वहाँ पर क्रिमिनल साइड के केसेस जो हैं वो वहाँ पर ज़्यादा हैं। तो हर इलाके की वो नौइयत जो है हर इलाके में केसेस की मुख्तलिफ है। सर मुझे एक सवाल ना किसी ने प्राइवेट भेजा है, और उन्होंने खातून ने कहा है कि मेरा नाम मत लीजिएगा। वो ये कह रही हैं कि अगर खावन हक़ ज़ौजियत अदा ना करे एक तवील अरसे तक, साल 1.5 साल या ज़्यादा अरसा, बिल्कुल ऐसा कोई ताल्लुक ना रखे, और इस सूरत में मतलब वो क्या कानून कोई मतलब उसे देता है हक़ तलाक, या मतलब वो मजबूर है फिर उसके साथ गुजारा करे? क्योंकि कहने में उसके फिर 100 तरह की मतलब वो कह रही है कि बातें आएंगी, अपना नाम नहीं लेना चाह रही, तो बिल्कुल बिल्कुल उसको हक देता है, खुला वो ले सकती हैं और रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज की तरफ वो जा सकती हैं, तनसीख निकाह जिसको कहा जाता है। और इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि अगर इम्पोटेंसी हो, अगर कोई मर्द इस काबिल ना हो कि वो हक़ ज़ौजियत अदा करे, तो फिर उस शिकायत के ऊपर जब ये कंफर्मेशन हो जाए मेडिकल ये वगैरह करवाने के बाद, मेडिकल इशू तो ना हो, उसका खातून जेन्युइन ही उसका दिली ना हो, मतलब इंटरेस्ट ना हो उसका खातून के अंदर, तो इस सूरत में भी वो तो उसके पास राइट है, वो खुला की तरफ भी है, खुला अप्लाई करें और सिंपली वो कहें कि जी मैं नहीं रहना चाहती और ये मसले मसाइल हैं, तो अदालत उसको डिनाई नहीं करेगी कि वो उसको खुला की डिग्री देगी। सही सही। अच्छा, एक और मुझे जो इनबॉक्स आया था व्हाट्सएप पे आपके सेशन शुरू करने से पहले, किसी ने पॉइंट आउट किया, उन्होंने कहा मेरा नाम ना ले, उन्होंने कहा कि कुछ लोग इलीगली जो है ना वो ताहिर साहब से कहें कि बोस सर्बिया के अंदर है, वो बोस्निया का बॉर्डर पार करके यूरोप जाने की कोशिश कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि किसी मुतलका फोरम तक ये बात पहुंचाई जा सकती है। 2000 के करीब बंदा है जो वहां पे मतलब अपना फंसा हुआ है, तो क्या ये कोई ऐसा, मतलब मैं मुझे नहीं पता आपका कोई ताल्लुक कोई सर वास्ता कोई एफआईए का, मामला? एफआईए को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। एफआईए का ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक अलहदा से सेल है जो इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस जो लोग हैं, जो पैसे लेकर लोगों को वादे आपको फलां मुल्क में लेकर जाएंगे और वो डगवाते हैं और इस तरह गैर कानूनी तौर पर लेकर जाते हैं, तो एफआईए को आप रब्ता कर सकते हैं, वहाँ पर कंप्लेंट जो है वो लॉन्च करवाएं और मुझे लगता है कि बेहतर होगा, आपकी शिकायत जो है उसके ऊपर सुना जाएगा सही। और इस मसले को हल किया जाएगा। जहांजेब साहब कह रहे फिक्का हनफी में तो शायद ऐसा इसलिए बेशक दोनों फ्री राजी हो तो लिखा जाता। बाकी आज बहुत अच्छा इंटरव्यू, बहुत खूबसूरत, थैंक यू सर। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे, उसके बाद इजाजत चाहेंगे आपसे, आपका आखिरी पैगाम होगा। सर मेरा सवाल ये है कि ये वकील बनने से पहले जो वकालत के जो इदारे हैं, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, मैंने बड़ा करीब से मैं लॉयर्स के हॉस्टल में भी रहा हूँ, और मैंने मतलब वो देखा भी, एक जमीयत का होल्ड मैंने देखा है वहाँ पे ये। और जनरली भी जितने भी पंजाब में, चाहे गुजरांवाला में हो, चाहे वो कोई इस्लामिया कॉलेज हो, वो सिविल लाइंस कॉलेज हो, कहीं भी अपना मतलब आप देखते हैं कि ये जो भावलपुर के अंदर भी कहीं एटीआई है, कहीं जमीयत है, कहीं कोई और तंजीम है, और इनकी जो मेन नर्सरी है, इनकी जो मेन अड्डे होते हैं वो हमेशा लॉ कॉलेज क्यों बनते हैं? ये बदमाशी के अड्डे वकीलों की, मतलब टोटल, मतलब कहीं भी वकील किसी भी होंगे कॉलेज में, इदारे में, शहर में, तो वो जनरली प्राइवेट कॉलेजों के अलावा सरकारी, दे आर कंसिडर्ड एज बदमाशी के चीजों के। फिर कहीं किसी को दाखिला नहीं मिलता तो लॉ कर लो, किसी का खानदानी झगड़ा है तो लॉ कर लो, किसी की थर्ड वीन आई है तो लॉ कर लो। ये जरा इस जो लॉयर बनाने की जो नर्सरियां हैं, इसके ऊपर भी जरा आप जरा खुल के कमेंट में, मैं आपके इदारे का नाम नहीं पूछता आप कहाँ से पढ़े हैं, लेकिन आप एक, मैं आप समझ गए जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, तो इसके ऊपर भी सर जरा। अच्छा, मेरा मेरा जो बुनियादी ताल्लुक है वो हाफिज़ाबाद से है। हाफिज़ाबाद ये गुजरांवाला और शेखुपुरा के पास एक छोटा सा शहर है, बहुत ज़्यादा कोई ये डेवलप सिटी नहीं है। वहाँ पर लोगों की आपस में ना, और ये रूटीन की चीज़ें हैं। इसी तरह आप गुजरात देख लें और इस तरह के दूसरे जो शहर हैं, तो यहाँ पर एक बड़ी मशहूर चीज़ है और कहा जाता है कि कारदा एक पुत्र जो है वो वकील लाजमी होना। कम अज़ कम अपने केसेस ने उन्होंने निपटाई रखे, चूँकि दुश्मनियाँ होती हैं और उनका एक मुसलसल एक ताल्लुक जो है वो वकील से रहना होता है, तो वो कोशिश ये करता है कि अपने घर का एक बंदा बना, फिर आगे वकीलों से ताल्लुक हो या अपने जो छोटे-मोटे मामलात हैं वो खुद वो हैंडल करता रहे। ये ऐसा बिल्कुल है, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन अब जो है, अब मेरे जैसे लोग भी वकालत के प्रोफ़ेशन में आ रहे हैं,
जिसका कभी ना ख़ानदानी कोई दुश्मनी है ना कुछ ऐसा है। मैं अपना अगर अपनी बात में, मैंने शायद आज तक किसी को थप्पड़ ना मारा हो। वकील हूँ जिसके बारे में कहा जाता है कि ये वकालतगर्दी, बहुत सारे लोग ऐसे भी मौजूद हैं। और आपकी बात भी वो किसी हद तक ठीक है। कहा जाता था कि जी अब किसी को अगर मेडिकल में एडमिशन नहीं मिला, इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिला, तो फिर एक प्रोफेशनल डिग्री आ जाके ये वकालत की बचती है तो इसको वकील ही बना दिया जाए। किसी और पर ये लग नहीं सका, तो ये बिल्कुल रहा एक अरसे तक। ये ट्रेंड रहा और ये लोगों के जहनों में रहा कि जो कुछ भी नहीं है जो नाकाफ को चलो वकील बना दिया जाए। लेकिन अब जो है वो सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है, बहुत तब्दील है। अब बहुत अच्छे इदारे हैं जहाँ पर लॉ करवाया जा रहा है, और बहुत पढ़े लिखे लोग, पढ़ी लिखी फैमिलीज़ के लोग जो हैं वो हैं, इस प्रोफेशन को इख्तियार कर रहे हैं, इन स्टडीज़ में आ रहे हैं। और यही लोग जो हैं ये आगे कम्युनिटी में और माशरे में, सोसाइटी में कुछ बेहतरी भी ला रहे हैं। हमें आज नज़र आता है कि बहुत बड़े नाम और बहुत बेहतर नाम भी हैं इस फील्ड में जो कि अच्छा काम कर रहे हैं। और सर वो जो रह गया था कि ये जो एटीआई हो गई, ये जमीयत हो गई, और जो इस तरह की जो इस्लामी स्टूडेंट तंजीमें जो क्लेम करती हैं और वो बदमाशी के अड्डे क्यों बना लेती हैं वकला के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, वकीलों के लॉ डिपार्टमेंट्स को। और फिर ये थोड़ा सा मैं ये पूछना चाहता कि तालीमी इदारे ये थर्ड डिवीजन वालों को दाखिला ही क्यों देते हैं वकील बनाने के लिए? प्राइवेट एलएलबी पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए आपके ख्याल में? ये जो मामलात हैं कि एक वकीलों की जो ब्रीड आती है फिर वही एक क्वालिटी पे नहीं आ रही। अगर अगर वो अपना मतलब उस पे कोई पीछे चेक एंड बैलेंस नहीं है तालीमी इदारे में जिन्होंने इनको वकील बनाना है। और दूसरा ये मैं पूछना चाह रहा था कि ये अड्डे क्यों होते हैं बदमाशी के इन मजहबी तंजीमों के? सिर्फ जो वकला के कॉलेज हैं, ये तमाम शहरों में, यूनिवर्सिटियों में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, बाकी। इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वो चेक एंड बैलेंस की ज़ाहिर ज़रूरत है। जो भी कानून सबके लिए बराबर है, कानून की अमलदारी की बात करता है, वकील ज़्यादा बात करता है, उसका सारा दिन जो है वो ताल्लुक ही नहीं सर, कानून से रहता है। तो तालीमी बासद इदारों में जहाँ पढ़ रहे हैं, जहाँ वकील बन रहे हैं, तालीमी इदारों में जहाँ वकील बन रहे हैं, जहाँ एलएलबी पढ़ाया जा रहा है। आवाज़ की आपकी कुछ थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है, जो मुझे समझ आ रही है। आप पूछ रहे हैं कि वहाँ पर जो इस तरह की वो तालीमी इदारों में। तंजीम साजी हो जाती है और झगड़े शुरू हो जाते हैं, तो ये एक ज़ाहिर कहानी है। ये आज की थोड़ी है, ये आप पुराना आप देख लें कब से ये शुरू हुई तंजीमें और एक दूसरे के। और फिर लॉ का वो कॉन्सेप्ट है कि जनरल ये है कि यहाँ पर जो आएगा वो फड्डेबाज ही होगा या वो आगे जाके फड्डेबाजी करेगा। तो बस ये परसेप्शन है एक, यहाँ से आते हैं लोग। इस परसेप्शन करने की ज़रूरत है। सही। वकास खालिद अंसारी साहब का सवाल है, कह रहे मैं अपनी सर मेरी वाइफ अपने पेरेंट्स के यहाँ रुकी हुई है एंड वो खुला लेना चाहती है, अपने पेरेंट्स की मर्जी से चल रही है, बिल्कुल मैं नहीं छोड़ना चाहता। मेरी एक न्यू बॉर्न बेबी गर्ल है, अरसा हुआ जिसकी वो वहाँ है और मुझे इन्फॉर्म नहीं किया गया डिलीवरी का बेबी का। बाहर से इन्फो मिली है, मुझे क्या करना चाहिए? वो कह रहे हैं मैं अपनी बीवी को छोड़ना नहीं चाहता, उसके पेरेंट्स कह रहे हैं खुला ले लो, उनकी बात मान रही है। मेरी बेटी भी हो गई है लेकिन मुझे उसका बताया भी नहीं गया था, मुझे तो किसी और ने बताया कि मेरी बेटी हो गई है। तो मैं क्या करूं? मैं तो खुला उसे छोड़ना नहीं चाहता। वो कह रहे शॉर्ट आंसर दे दो। अच्छा, आप उसको ज़बरदस्ती तो डेफ़िनेटली आप नहीं रख सकते ख़ातून को अपने साथ, बेशक बीवी है वो। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो अपने वालिदैन के प्रेशर की वजह से उनके पास रह रहे हैं, पास नहीं आ रही, तो आप फिर फैमिली कोर्ट में एक केस कर सकते हैं कॉन्जुगल राइट्स का, जिसको हम उर्दू में हुकूक ज़न आशोई का केस कहते हैं। उसमें आप जो है वो फ़रीक बनाते हैं वाइफ़ को। वाइफ़ के पते के ऊपर फिर नोटिस वगैरह जो है उसको तलब करती है कोर्ट, और उससे पूछती है आप बताएँ आप क्यों अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह रही। खातून को तलब किया जाता है, बुलाया जाता है, और फिर यहाँ पर मौका दिया जाता है दोनों मियाँ बीवी को कि वो आपस में बैठें और आपस में बातचीत करें। पेरेंट्स वहाँ पर मौजूद नहीं हों, अलहदा से ये बैठ। और अगर तो उनकी
हो जाती है, रिकॉन्सिलिएशन वगैरह हो जाती है, सुलह सफाई हो जाती है, खातून से भी फिर बयान ले लिया जाता है कि हाँ जी बताएं आपके ऊपर बहन को कोई प्रेशर तो नहीं है, आप वापस नहीं जाना चाह रही, आप अलग होना चाहती हैं तो फिर आप खुला लें, अगर आप अलग नहीं होना चाहती तो फिर अपने हस्बैंड के साथ वापस जाएं। तो ये है, आप कॉन्जुगल राइट्स का केस करें फैमिली कोर्ट में, तो आपकी वाइफ को बुलाकर पूछा जाएगा। ठीक। सर आपका कोई आखिर में पैगाम, आप कुछ भी कहना चाहें किसी भी टॉपिक पे, कोई भी बात अगर रह गई हो जो आप समझते थे कि करनी चाहिए, कोई पैगाम, आखिरी लास्ट मैसेज आप देना चाहें? पैगाम यही है कि हम लोग जो हैं सोसाइटी के, हम किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप वकील हैं, आप डॉक्टर हैं, आप टीचर हैं, आप इंजीनियर हैं, हर कोई अपनी अपनी थोड़ी सी कोशिश करना शुरू करे मुआशरे में बेहतरी लाने के लिए, अपना थोड़ा कंट्रीब्यूशन दें। मैं वकील हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं प्रो बोनो करूँ। ऐसे लोग जो डिज़र्विंग हैं, जो सिर्फ वकील की फ़ीस ना होने की वजह से वो कोर्ट में नहीं जा सकते, अपना हक लेने से महरूम रहते हैं, तो आप जिस भी प्रोफेशन में हैं थोड़ा थोड़ा सा काम अगर करें बेहतरी के लिए, तो मुझे लगता है कि फिर तब्दीली आएगी। हम लोग अपने हुक्मरानों को कोसना बंद करें। तब मैं खुद अपने आप में तब्दीली नहीं लाता, खुद बेहतरी नहीं लाता, तो तब तक तब्दीली कहीं पे भी नहीं आ सकती। बस ये पैगाम है कि अपनी अपनी कोशिश करें, वो चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, किसी भी हो, तो वो वक्त दूर नहीं जब हम हालात बेहतर। चलें, बहुत शुक्रिया तार भाई, आपने इतना टाइम निकाला, और मैं लोगों से माजरत करता हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल हमें इश्यूज थे दोनों साइड्स पे, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप लोगों को डिस्टर्बेंस हुई, लेकिन फिर भी आप लोगों का पेशेंस, आप लोगों ने तमाम चीज़ों के बावजूद आखिर तक आप हमारा सेशन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ताहिर साहब से सवालात कर रहे हैं, अपने कमेंट्स भेज रहे हैं। बहुत शुक्रिया एक एक आदमी का जिन्होंने कमेंट्स किए, जिन्होंने अपना मामलात किए। और वकास खालिद का फिर मैसेज आ गया है, वो आप ताहिर भाई के पेज पे ये मैसेज कमेंट्स में कर लें, वो कह रहे हैं खुला के बाद क्या होगा, बेबी कहाँ जाएगा, वो इस तरह की बात पूछ रहे हैं खालिद अंसारी। तो ये मामला वो जना शुरू के आप केस करें, उसके बाद ही जो है ना ये सेटल होंगे। बच्चे की तहवील के जो मामला है, आप कोशिश करें कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को, खानदानों को, आज की बात ये है, आबाद रखे, अल्लाह ताला दिलों से कदूरतें नफरतें दूर करे। और आप लोग कोशिश करेंगे। कतार भाई ने पिछले दिनों एक बड़ी पोस्ट लिखी थी कि जिसमें अदालत के अंदर ऐसे मामलात आ जाते हैं कि इस बात का बहुत दिलगीर और बहुत दिलसोज और दिलखराश जो है वो मनाजिर देखने को मिलते हैं कि बच्चों की स्प्लिट होती है वालिदैन की लड़ाई झगड़ों में। तो कोशिश करें कि अगर आप एक ताल्लुकात के अंदर हैं, तो अगर आपका ये टेम्परामेंट, ये पैशन नहीं है, तो बच्चे मत पैदा कीजिए। लेकिन अगर आपने बच्चे पैदा कर लिए हैं, तो फिर खुदारा अपनी अनाओं के जो है वो पहाड़ को, उनको रेजा रेजा कीजिए। खुदारा अपनी जो ऊंची पगड़ियों और नाम और नमूद और इन चीज़ों की बजाय आप अपने बच्चों का फ्यूचर सोचिए। आप एक मोहब्बत और प्यार और परवान चढ़ाइए, और औरतों को मुकम्मल राइट्स दीजिए जो आपके कानून के अंदर है। इसके साथ साथ जितने भी लोग हैं ताहिर भाई जैसे, और जो भी अवेयरनेस फोरम मौजूद है, यूट्यूब है, वहाँ से ज़रूर अपने हकूक़ की आगाही लीजिए। साथ अपने फ़र्ज़ फ़राइज़ को भी देखिए, किसी का हक किसी का फ़र्ज़ होता है, और आप जिस पोजीशन पर भी हैं अपने फ़राइज़ को ज़रूर अदा कीजिए। आज हम इनसे एक बात नहीं कर पाए जो आइन के हवाले से जो हकूक़ देते हैं, थोड़ा सा अगर ये टेक्निकल इश्यूज़ ना होते तो हम इसे उसके भी एक उस चैप्टर को खोलते, लेकिन फिर किसी नशिस्त पर ये उठा रखते हैं कि आइन में ऐसे क्या हकूक़ हैं और क्या ऐसे चीज़ें हैं जिन पे बात होनी चाहिए, आइन हमें किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, और ये बहुत सारे मामला अभी रहते हैं उनके साथ डिस्कस होने वाले। लेकिन आई होप कि आपका जो ये मामलात हैं, चीज़ें हैं, जितनी भी हमने कोशिश की, हमारी एफर्ट थी, आप लोगों तक वो बात पहुंच गई होगी, ये मैसेज पहुंच गया होगा कानून का, अवेयरनेस का, सोशल लीगल मामलात के ऊपर जो था। अमर जतोई साहब का आखिरी कमेंट आया, करें अच्छा सेशन रहा सर, ये आगे भी चलते रहना चाहिए, लोगों को दुरुस्त रहनुमाई मिले। जी बिल्कुल, मैं ताहिर भाई भी अपनी रोज ही ये काम कर रहे होते हैं, मैं तो आज इन्हें एक दिन लिया है। आप जरूर इनको फॉलो करें, मैं इनका पेज डिस्प्ले कर देता हूँ दोबारा से। ताहिर चौधरी, इनका पहले इनका ये आ रहा है यूआरएल इनकी प्रोफाइल का, और साथ इनका जो पेज का यूआरएल आ रहा है। आप इनके पेज पे इनको जरूर फॉलो करें। ताहिर साहब को ये सिलसिला इनके वहाँ जारी है। मेरे साथ जो सिलसिला है वो डिफरेंट मेहमान, डिफरेंट लोग, मुख्तलिफ शोबों से दोस्त आ रहे हैं सब लोग, और मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों के जो कॉमन सवाल है, माशरे के सवाल है, उनके सामने रखे जाए, उनका जवाब तलाश किया जाए, और हम किसी हल की तरफ या चीज़ों की तरफ जाएं, कोई बेहतर तस्वीर की तरफ जाएं। ताहिर साहब, वंस अगेन बहुत मशकूर, बहुत ममनून आपका, बहुत आपने वक्त दिया, और तमाम तर मतलब प्रॉब्लम के बावजूद सर आपने बहुत साथ शुक्रिया। दिया। तो इसके साथ हम लोगों से इजाजत चाहते हैं सर।
टेक तो केयर बहुत शुक्रिया। एवरीबॉडी, अपना ख्याल रखें, आसानियां तकसीम करें अपने लोगों को। एंटी आई हैं अभी अभी, वो कह रही हैं आप लेट हो गई हैं, लेकिन पूरा सेशन मौजूद है, आप आराम से रिवाइंड करके पोस्ट होने के बाद इसको सुने, और बहुत सारी अच्छी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। ग्रेट कंट्रीब्यूशन, प्रेयर सईद नवैस नासिर शाह कह रहे हैं सर आप लोगों के लिए भी बहुत दुआएं। ये ताहिर साहब का एड्रेस है, ये ताहिर साहब की प्रोफाइल पे भी सेशन है, मेरे पेज पे भी सेशन है, जहां पे भी आप देखना चाहें। बहुत शुक्रिया सर, टेक केयर, sayonara, अल्लाह हाफिज।